हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट थी तो हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा सा ही टॉपिक है, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा। तो आइए समझते हैं क्या होता है कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। देखिए, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म पढ़ने के साथ साथ हमें कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजी आज क्लियर करनी होगी और साथ में हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। जैसे हमारे पास फ्री रोटेशन क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है, डिफरेंट प्रोजेक्शंस क्या होते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं उसमें, जैसे आपने नाम सुना होगा बेस डैश प्रोजेक्शन, फिशर-ट्रॉस प्रोजेक्शन नाम सुना होगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे इसमें प्रोजेक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। कन्फर्मर्स पढ़ेंगे, उन्हीं को हम रोटामर्स भी बोलते हैं। रोटेशनल एनर्जी बैरियर क्या होता है और जिसे हम कन्फर्मेशनल एनर्जी भी बोलते हैं। कितने टाइप की स्ट्रेन पाई जाती है मॉलिक्यूल में, यानी कि डिस्कम्फर्ट कितने टाइप का पाया जाता है किसी भी मॉलिक्यूल में। जैसे टॉर्जनल स्ट्रेन हो गया, जैसे कि वंडरवल स्ट्रेन हो गया और एंगल स्ट्रेन हो गया। एंगल स्ट्रेन तो आगे हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मर्स स्टडी कर रहे होंगे, तो वहाँ पर बेयर स्ट्रेन थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसके अंतर्गत ये लोग हम वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइहेड्रल एंगल क्या होता है या टॉर्जनल एंगल क्या होता है। नंबर ऑफ कन्फर्मर्स भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं, कैसे हम इसको स्टडी करते हैं और इसका नंबर ऑफ टोटल आइसोमर्स में क्या कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और एक गाउस इफेक्ट पढ़ेंगे हम लोग। तो गाउस इफेक्ट में हम लोग ये देखेंगे कि ये किन किन कंपाउंड्स में एप्लीकेबल होता है और ये किस तरह से स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। ये जेई के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले भी क्वेश्चन इसमें आए हैं, जैसे 2-फ्लोरो इथेनॉल करके ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस पर बने हुए हैं, हम लोग देखते हैं। तो आओ बच्चों, कुछ पहले बेसिक पॉइंट्स अपन लोग कवर करते हैं फटाफट से, आप सबको पता ही होगा। तो फंडामेंटल की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब आपको पता है अपनी आदत है बिना फंडामेंटल के हम लोग चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल में देखते हैं बेटा, हम लोग जब केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम लोग केमिस्ट्री में कुछ बॉन्ड्स पढ़ते हैं। अब ये बॉन्ड्स आपने पढ़ा होगा जब आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी और उसमें आपको बैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ाई गई थी। जल्दी हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में, तो वहाँ पर आप लोग इसको फिर से पढ़ने को मिलेगा कि सिग्मा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बॉन्ड्स में जनरली हम लोग सिग्मा बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं और पाई बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं। सिग्मा बॉन्ड कहाँ पर पाया जाता है, जितने भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें भी पाया जा सकता है, या हम बेसिकली बोलें तो उससे भी बेहतर अगर है तो जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हमें मिलेगा। पाई बॉन्ड कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर हमें मल्टीपल बॉन्ड्स के पढ़ने को मिलेगा वहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे। सपोज दैट हमारे पास कोई कार्बन है और कुछ यूँ है वो कार्बन, मान लेते हैं ये फार्मूला किसका है, C2H6 यानी कि इथेन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अपने पास दो कार्बन है और आप देख सकते हैं कि जो दोनों कार्बन है इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, क्योंकि ये कार्बन सराउंडेड है 4 सिग्मा बॉन्ड से। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, सबके सब सिंगल बॉन्ड है, सबके सब सिग्मा इंक्लूडेड होंगे और हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा ही इंक्लूड करते हैं। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp3 होगा, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड हैं। मल्टीपल बॉन्ड कहाँ पर मिलेंगे हमें, फॉर एग्जांपल मल्टीपल बॉन्ड में हमें पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। आपको पता होगा ये कौन सी गैस है, इथाइलिन गैस है ना, ठीक है, या इथीन भी इसका IUPAC नेम हो सकता है। तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है बेटा, ये सिग्मा कंसीडर किया जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ये सिंगल, ये सिग्मा, ये सिंगल और ये सिग्मा। तो दुनिया के जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सब सिग्मा कंसीडर किए जाते हैं। अब यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर भी आपको पाई बॉन्ड पढ़ने को मिला, ठीक है। और कहाँ पढ़ने को मिलेगा, जैसे मान लेते हैं, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, हम तो कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके सामने। जैसे ये हो गया हमारे पास, ठीक है, C2H2 कौन सी गैस है, एसिटिलीन गैस है ना। तो यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा कहलाएगा, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा कहलाएगा बेटा। तो ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बनता है, बाकी दोनों पाई बॉन्ड बनते हैं। यानी कि जब भी हमें पाई बॉन्ड पढ़ना होगा तो हम हमेशा पाई बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड में ही पढ़ने को मिलेगा, जबकि सिग्मा बॉन्ड कहाँ पढ़ने को मिलेगा, जहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड होंगे वहाँ हर जगह हमें सिग्मा बॉन्ड पढ़ने को मिलेगा। तो एक तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ये हो गया जो हमें सिग्मा पाई के बारे में जानना था, ठीक है। अब देखते हैं कि इन जो सिग्मा पाई बॉन्ड हैं हमारे पास, इनका यूटिलाइजेशन क्या है, इनको हम लोग कैसे आगे कवर करेंगे, ठीक है, और इनका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म से क्या रिलेशन है। तो पहली बात करते हैं बेटा सिग्मा बॉन्ड की, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं तो सिग्मा बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। एक डायग्राम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट हमारे पास ये कोई ऐसे वुडन ब्लॉक है, ठीक, एक दूसरा कोई वुडन ब्लॉक है हमारे पास, ठीक, और यहाँ पर हमने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। ऐसे हमने
इसको कोई ऐसे पिन लगा करके जोड़ दिया। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको एक्सिस मान लें तो इस एक्सिस के अराउंड क्या हो सकता है, चाहे आप इसको देख लें या आप इसको कांस्टेंट करके इसको देखिए या इसको कांस्टेंट करके इसको देखिए, ये फ्री रोटेशन पॉसिबल हो पाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर अपन लोग कोई ऐसे दो वुडन ब्लॉक ले लें, सपोज दैट मैंने ये दो वुडन ब्लॉक ले लिए, ठीक है, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है, और यहाँ पर मैंने पिन लगा दिया, इस बार यहाँ पर पिन लगा दिया और यहाँ पर दूसरी पिन लगा दी मैंने, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर दो पिन लग गई तो कंडीशन हमारी कुछ ऐसे हो गई। अब आप किसी भी चीज़ को रोटेट करिए, सपोज दैट इधर कुछ कंपाउंड लगे हैं, इन दोनों साइड कंपाउंड लगे हैं, अब हम रोटेट कर रहे हैं, तो क्या फ्री रोटेशन पॉसिबल हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है। कैसा रोटेशन? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन यहाँ पर हो रहा है। जबकि अगर बात करें बेटा हम सिंगल बॉन्ड की बात करें या सिग्मा बॉन्ड की बात करें, तो एक छोटा सा मैंने आपके लिए सेटअप तैयार किया है, इससे आप समझ सकते हैं। देखिए बीच में क्या आपको दिख रहा है? एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, डबल तो नहीं दिख रहा ना किसी को, सिंगल दिख रहा है ना सबको, ठीक है, तो ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। अब आप देखो बेटा एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड ये देखो फ्री रोटेशन हो पा रहा है ना, दोनों साइड के जो भी बॉन्ड्स बने हैं उनका फ्री रोटेशन हो पा रहा है। यानी कि सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होता है और मल्टीपल बॉन्ड के अराउंड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि अगर कहीं पर अपने पास मल्टीपल बॉन्ड है तो उसके अराउंड क्या होगा? रेस्ट्रिक्टेड, बोलते रहो भाई साथ साथ में, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड है तो वहाँ पर फ्री रोटेशन हमें देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि फ्री रोटेशन के अराउंड हमें कौन सा आइसोमर पढ़ने को मिलेगा, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बॉन्ड फ्री रोटेशन इज पॉसिबल एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री रोटेशन अ कंपाउंड कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ देयर स्ट्रक्चर। तो यहाँ से जो हमें अपने पास आइसोमर पढ़ने को मिलेगा वो होगा कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। यानी कि कन्फर्मेशनल आप आइसोमर पढ़ पा रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है और इस फ्री रोटेशन की वजह से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें पढ़ने को मिल सकती हैं। वो सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होने की वजह से जितने भी वैरायटी के स्ट्रक्चर्स मिलेंगी सब एक दूसरे के कन्फर्मर्स कहलाएंगे या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहलाएंगे। अब प्रॉब्लम ये होती है बेटा कि कन्फर्मेशनल आइसोमर में सपोज दैट अपने पास कोई एक स्ट्रक्चर है, अभी हम इसके नाम के बारे में नहीं जा रहे हैं, सपोज दैट ये कोई स्ट्रक्चर है, दिख रहा है आपको, इधर से आप देखिए, ठीक है, ये देखिए कोई स्ट्रक्चर है अपने पास, ठीक, थोड़ा सा और सही से करते हैं इस चीज़ को, ये अपने पास कोई स्ट्रक्चर है, ठीक, आपको पहले से पता है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ना, तो ये कोई अपने पास स्ट्रक्चर है और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट करा रहे हैं, ठीक, ये हमने रोटेट करा दिया, क्लियर। रोटेट कराने के बाद हमें दूसरी स्ट्रक्चर मिल गई, फिर हमने रोटेट कराया, फिर कोई और डिफरेंट स्ट्रक्चर मिली, फिर हमने रोटेट कराया, यानी कि जितना हम रोटेशन कराते जाएंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हमें मिलती जाएगी बिटवीन 0 to 360 डिग्री। यहाँ पर हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगी। ये एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे कि जो इनके एटम्स हैं, जो इनके बॉन्ड हैं, वो 3D में डिफरेंट अरेंजमेंट रखते हैं, यानी कि वो स्पेशियल अरेंजमेंट जो उनका है वो अलग अलग है। स्पेस में जो अरेंजमेंट है बॉन्ड्स का और जो कंपाउंड्स है बॉन्ड्स का और जो यहाँ पर एटम्स लगे हुए हैं इन सब का जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, ये आपस में एक दूसरे के कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इस बात को समझना बेटा कि फ्री रोटेशन पॉसिबल है अराउंड सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन होने की वजह से किसी कंपाउंड के 3D में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चर्स का एक दूसरे के कंटेक्स्ट में अगर हम बोलें तो उन्हें क्या बोलते हैं? कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। दूसरे टर्म से इसे बोल सकते हैं रोटामर्स या रोटेशनल आइसोमर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्री रोटेशन देखने को मिल रहा है अराउंड सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड। अब बात आती है कि चलो भाई ये तो ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के अराउंड हो गया, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अगर हमें डबल बॉन्ड के अराउंड देखने को मिलता है तो आगे अपना जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स अपने पास हो गए। तीसरा पॉइंट अपने पास क्या आता है बेटा कि अगर हम किसी एक कार्बन की बात करें, सपोज दैट वो कार्बन कायरल कार्बन है या एसिमेट्रिक कार्बन है, तो एक एसिमेट्रिक कार्बन के अराउंड हमें लाइट के रोटेशन में डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइट की रोटेशन की दिख सकती हैं, जहां से ओरिजिनेट होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन इन अ मॉलिक्यूल या इन अ कंपाउंड, सपोज दैट कार्बन है बेटा
कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, है ना। तो 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड बाई 4 डिफरेंट बॉन्ड्स। सपोज दैट ABCD 4 अपने पास डिफरेंट अपने पास एटम्स हैं जो इन 4 डिफरेंट वैलेंसी से सेटिस्फाइड हैं। तो इस केस में चूंकि कार्बन की चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप से लगी हुई हैं, अटैच्ड हैं, तो इस कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन बोलेंगे। एक कायरल सेंटर इसके पास है। एक कायरल सेंटर या एक कायरल कार्बन अगर किसी कंपाउंड में होता है तो वो हमेशा क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएगा। अब ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर क्या है, वो अलग लेक्चर रखेंगे। फिलहाल तो अपना फोकस कन्फर्मर्स पे होना चाहिए। तो चलो बताओ बेटा, कन्फर्मर्स क्या होते हैं? कन्फर्मर्स डिफरेंट स्ट्रक्चर, स्पेस में डिफरेंट स्ट्रक्चर रखने वाले कंपाउंड्स होते हैं। और वो डिफरेंट स्ट्रक्चर क्यों पॉसिबल है? ड्यू टू फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। ज्योमेट्रिकल कहाँ से आया? ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, या डबल बॉन्ड अपन बोल सकते हैं। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहाँ से पॉसिबल हुआ? ड्यू टू एसिमेट्री अराउंड अ कार्बन, ठीक है, या ड्यू टू कायरल कार्बन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन इन अ कंपाउंड, ठीक है। तो ये 3 अपने पास बेसिक पॉइंट्स हो गए। ये तीनों के तीनों स्टीरियो आइसोमर के केस में आते हैं। स्टीरियो आइसोमर का मतलब ये होता है बेटा स्पेस में, यानी कि 3D में अलग अलग स्ट्रक्चर्स का रखना, ठीक है, या अलग अलग स्ट्रक्चर्स का होना। तो अपने पास ये तीनों पॉइंट्स हो गए। अब हम चलते हैं कन्फर्मर्स की तरफ, ठीक है। जैसे पिछला लेक्चर आपका हुआ था टॉटोमेरिज्म के बारे में, तो सबसे पहले हमने आपको डिस्कस किया था, बेसिक फंडामेंटल हो गया था। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं जब हमें टॉटोमेरिज्म पढ़ने को मिलेगा। वैसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या कंडीशंस होती है जब कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म कोई कंपाउंड शो करेगा। तो बात अगर कंडीशन की करें बेटा तो बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कंडीशन की बात करें तो सिर्फ एक ही कंडीशन है, और वो क्या है? अपने पास होना चाहिए कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। हमें कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होने चाहिए बस। अगर ऐसा किसी भी कंपाउंड में कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड आ रहा है वो कन्फर्मर्स शो कर सकता है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, आप लोग बताना। जैसे मेरे पास ये एग्जांपल है, किसका फॉर्मूला है ये? H2O, यानी कि वाटर का फॉर्मूला है ना। बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा? 104 डिग्री या 104.5 डिग्री, ठीक है, इतना होता है। और हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp3। शेप क्या होती है? वेंट शेप, ठीक है, या एंगुलर शेप भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप बताओ, अब कुछ कंपाउंड के नाम लिख ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा हमारे पास कंपाउंड है, ये कंपाउंड हो गया। तीसरा हमारे पास कंपाउंड हो गया, ये कुछ कंपाउंड्स हो गए हमारे पास, ठीक है। और एक और कंपाउंड ले लेते हैं अपने पास, आपका फेमस एग्जांपल, ये क्या है? मीथेन। ये क्या है? H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। ये क्या है? CH3OH, यानी कि मेथेनॉल। अब आप पहले कंपाउंड की बात करें, क्या है ये? वाटर है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, आप बॉन्ड्स को देखिए, ये कैसा बॉन्ड है बताइए? सिग्मा बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है ना। सिंगल बॉन्ड को कैसे ट्रीट करेंगे? सिग्मा बॉन्ड की तरह। ये भी कैसा है? सिंगल बॉन्ड, तो क्या मानोगे? सिग्मा बॉन्ड। कॉन्टिन्यूअस कितने सिग्मा आए? 1 सिग्मा 2 सिग्मा। कॉन्टिन्यूअस 2 ही सिग्मा है, तो क्या है कन्फर्मेशन शो करेगा? जी नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे ये कंपाउंड है तो सबसे पहले ये सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिंगल बॉन्ड, तो ये भी सिग्मा ट्रीट किया जाएगा। तो कंटिन्यूअस 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, कंटिन्यूअस 3 सिग्मा है, तो क्या शो करेगा? ये कन्फर्मेशनल आइसोमर शो करेगा, ठीक है। परेशान तो नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा? चलो आगे बढ़ते हैं। इधर आ जाओ बेटा, ये देखो जितने भी सिंगल बॉन्ड है उनको सिग्मा लिखने में बिल्कुल डरो नहीं, आराम से लिख दो, समझ में आ गया। अब बताओ बेटा, ये कंपाउंड शो करेगा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कैसे पता चलेगा? क्या कंटिन्यूअस 3 सिग्मा है? यही देखना है ना, है इसमें? हाँ है। कहाँ है? दिख रहा है? 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, या 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, या 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, कहीं से भी आप देख लीजिए कंटिन्यूअस 3 सिग्मा होने चाहिए। इस कंपाउंड में आइए, सबके बारे में लिखिए, सारे बॉन्ड्स को प्रेजेंट कीजिए, सिग्मा हो गया। चलिए अब हम देखते हैं 1 2, ठीक है। तो कंटिन्यूअस 2 ही सिग्मा हो सकता है इसमें, देखो, या 1 2 या 1 2 या 1 2, आप कहीं से भी चलेंगे तो कंटिन्यूअस 2 ही सिग्मा यहाँ पर आएगा, 3 सिग्मा नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से ये मीथेन वाला जो कंपाउंड है अपने पास, ये भी कभी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो याद रखना है ना, कंडीशन बहुत आसान है बेटा। क्या है? सिर्फ इतना देखना है कि किसी भी कंपाउंड में कंटिन्यूअस 3 सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट हो, बस इतना ही। अगर ये कंडीशन कोई भी कंपाउंड फुलफिल कर रहा है तो वो इजीली कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी कि कन्फर्मर्स या रोटामर्स शो करेगा, ठीक है। चलो अभी फंडामेंटल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी मॉलिक्यूल या स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास कितने टाइप के प्रोजेक्शंस हो सकते हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्शन हैं जिनके जरिए हम किसी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करें, ठीक है।
देखो बेटा, अपने पास कुछ यहाँ पर मैंने नाम लिखे हैं, जैसे फिशर-ट्रॉस प्रोजेक्शन, बेज-डायस प्रोजेक्शन, यहाँ पर न्यूमैन्स प्रोजेक्शन, यहाँ पर लिखा है सॉहॉर्स प्रोजेक्शन और उधर लिख दिया मैंने बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन तो हैवी है, उसको तो अपन कंसीडर करें ना करें। ठीक है, मैंने ऐसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिख दिया था, क्योंकि एग्जाम में ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन के आती हैं तो कुछ बच्चे घबरा जाते हैं। अभी मैं समझा दूंगा उसे। आप इधर आ जाओ, फिशर-ट्रॉस प्रोजेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का इस्तेमाल करके किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश होती है। अपने पास जो मैंने कंपाउंड बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं COOH, यहाँ पर 2 OH लगा हुआ है। एक्चुअल में जो कंपाउंड बना हुआ है ये मीजो टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला है। किसका? मीजो टार्टरिक एसिड। अच्छा, मीजो वर्ड कहाँ से आया? देखो, मीजो हालांकि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की क्लास में बता देंगे, लेकिन फिर भी देखो ये कार्बन कैसा है। इसका यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। ये कार्बन आप देखोगे तो इस कार्बन से जुड़े चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा हुआ है? एक तो COOH, दूसरा क्या OH, तीसरा क्या हाइड्रोजन, और चौथा क्या ये इतना बड़ा ग्रुप है ना। तो आप देखोगे कि ये कार्बन कैसा है? कायरल। तो मैंने यहाँ पर स्टार लगा दिया। ठीक है, इस कार्बन पे आप जाइए, यहाँ पर भी चारों ग्रुप आप देखो डिफरेंट है ना, चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हैं। ये देखो 4th ग्रुप ये हो गया, तो ये भी कैसा हो गया? कायरल कार्बन। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में 2 कायरल कार्बन हो साथ में, अब देखो बेटा, जो ये पूरा का पूरा कंपाउंड है, अगर मान लो इसे हम 20 से ऐसे कट करें तो आपको क्या लगता है कि ये कंपाउंड एग्जैक्टली 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? ठीक है, तो इस वाली लाइन को, इस वाले प्लेन को हम क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्योंकि यहाँ से कट करने के बाद हमें 2 इक्वल हाफ मिलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर किसी कंपाउंड में 2 कायरल कार्बन और 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं मीजो कंपाउंड। क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या है? मीजो टार्टरिक एसिड। तो अगर कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कोई स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले जहाँ पर इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट की जा रही हो, तो आप समझ जाना कि ये फिशर-ट्रॉस प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कशन चल रहा है। अगला अपने पास है बेज-डायस प्रोजेक्शन। ठीक है, बेज-डायस प्रोजेक्शन में क्या होता है? यहाँ पर अपन को सॉलिड लाइन मिलेगी, एक तो सॉलिड लाइन मिलेगी, ठीक है, और एक डैश लाइन मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, सॉलिड लाइन का मतलब ये होता है बेटा कि ये वाला जो बॉन्ड है जिससे कि OH जुड़ा हुआ है, ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है। सपोज दैट मैं इधर से देख रहा हूं तो OH मेरी तरफ आ रहा है। ठीक है, H मुझसे दूर जा रहा है, और CH3 और COOH कहाँ पर है? ये प्लेन में ही है। तो बेज-डायस प्रोजेक्शन जब कभी भी होता है, वहाँ पर 2 अपन को प्लेन वाली लाइन मिलेंगी, ठीक है, जो ये बताते हैं कि ये दोनों बॉन्ड्स प्लेन में ही हैं। एक सॉलिड लाइन मिलेगी जो ये बताता है कि ये जो अपने पास एटम या यहाँ पर जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ है या जो भी एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ये टूवर्ड्स ऑब्जर्वर है, यानी कि ये हमारी तरफ है अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन। ठीक है, और जो डैश लाइन वाला है ये अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है, ये मुझसे दूर जा रहा है। ये बॉन्ड, ये जो एटम है ये मुझसे दूर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये मेरी आंखें मान लो आप, ठीक है, बड़ी प्यारी सी। ठीक है, तो यहाँ से मैं देख रहा हूँ तो OH इधर आ गया और H उधर आ गया। तो इस तरह से बेज-डायस प्रोजेक्शन अपन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं सॉहॉर्स प्रोजेक्शन। सॉहॉर्स का मतलब हिंदी में, सॉहॉर्स का मतलब क्या होता है? काठ का घोड़ा। ठीक है, तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है ये। ठीक बच्चा, अब सॉहॉर्स प्रोजेक्शन है क्या? देखो, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन कुछ ऐसा है, आप देखो आराम से, ये सॉहॉर्स प्रोजेक्शन कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। ठीक है, अब सॉहॉर्स प्रोजेक्शन अपन, सॉहॉर्स का मतलब ये हो गया कि जितने भी बॉन्ड इसमें बन सकते हैं, सारे बॉन्ड अपन को यहाँ पर रिप्रेजेंट किए जाएंगे। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, अब आप देखोगे इस बॉन्ड के सामने ये बॉन्ड आ रहा है। आप देखो, ध्यान से देखो बेटा, इसके जस्ट पीछे ये आ रहा है, इसके जस्ट पीछे ये आ रहा है, और इसके जस्ट पीछे ये आ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा लग रहा है? ठीक है, आपको दिख रहा है ना कि इन बॉन्ड्स के पीछे ये बॉन्ड्स आ रहे हैं, इनके पीछे ये, और इनके पीछे ये आ रहा है। ठीक है, इस तरह के फॉर्म को हम बोलते हैं एक्लिस्ट फॉर्म बोलते हैं। एक्लिस्ट फॉर्म क्या होता है? आपने हिंदी में पढ़ा होगा ग्रहण, है ना, तो आपने लूनार एक्लिप्स पढ़ा होगा, सोलार एक्लिप्स पढ़ा होगा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। उसमें क्या होता है? आगे वाला ये जो पार्ट है ये पीछे वाले को फुल्ली कवर्ड कर लेगा, तो पीछे वाला दिखाई नहीं देगा। ये होता है एक्लिस्ट फॉर्म। अब एक्लिस्ट फॉर्म की प्रॉब्लम क्या होती है बेटा? जब ये बैक वाला आपको ये दिख रहा है, ये वाला ग्रुप, और इसके पीछे ये वाला ग्रुप आ गया, इसके जस्ट आगे ये वाला ग्रुप आ गया, तो क्या होगा कि जब ये दोनों एटम या ग्रुप जो भी यहाँ पर लगे हुए हैं, जब एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं, तो इनमें भयंकर रिपल्सन होता है। इस रिपल्सन की वजह से इनकी जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आप देखो, रिपल्सन हुआ, एनर्जी बढ़ गई, और एनर्जी और स्टेबिलिटी में आपको पता है 36 का आंकड़ा होता है। अगर किसी की एनर्जी ज़्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी कम, अगर किसी की एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो यहाँ पर इस
रिपल्सन की वजह से इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी और इस वजह से इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। कहीं पर भी आपको एक्लिप्स फॉर्म मिल जाए तो आप बाकी जितने भी फॉर्म उसके पॉसिबल हैं उन सारे फॉर्म्स में एक्लिप्स फॉर्म सबसे लीस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। क्लियर? ये एक फॉर्म हो गया। तो यहाँ पर ये जो देखा गया है, आप देखो इस बॉन्ड के जस्ट पीछे ये बॉन्ड बनाया गया है, इसके जस्ट पीछे ये बॉन्ड और इसके जस्ट पीछे ये बॉन्ड बनाया गया है, यानी कि ये सॉहर्स के फॉर्म में एक्लिप्स अपने पास स्ट्रक्चर बनाई गई है। क्लियर? अब दूसरी वाली स्ट्रक्चर बेटा कुछ यूँ है, आप देखो ध्यान से, अपन इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, शायद कुछ समझ में आ जाए। ये देखो, ठीक है, बिल्कुल समझ में आएगा, ध्यान से देखना। अभी आप देखो इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में ये वाला बॉन्ड है, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये वाला बॉन्ड है। अब देखना बेटा, इस बॉन्ड से इस बॉन्ड की डिस्टेंस देखो, मैक्सिमम डिस्टेंस है इन दोनों की, आप देख सकते हो ना, इसकी और इसकी डिस्टेंस, ठीक है, देख सकते हो ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैक्सिमम हो गई। जब बॉन्ड्स की डिस्टेंस मैक्सिमम हो गई, बॉन्ड्स की इस वाले और इस वाले बॉन्ड्स की जब डिस्टेंस मैक्सिमम हो गई तो इनमें रिपल्सन मिनिमम हो जाएगा। रिपल्सन मिनिमम होगा तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, और एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड फॉर्म। तो हमने अभी तक सिर्फ दो फॉर्म पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है एक्लिप्स। एक्लिप्स का मतलब हिंदी में हमने बता दिया, ग्रहण लगना, यानी कि एक पार्ट दूसरे पार्ट को ओवरलैप या कवर करने की कोशिश करेगा। सपोज दैट मैं किसी के सामने ऐसे खड़ा हो जाऊं तो जो मेरे पीछे खड़ा है मैंने उसकी ज़िंदगी में ग्रहण लगा दिए, है ना। तो ये बात होती है सिर्फ। अब ऐसे में क्या होगा, वो भी तो मुझे धक्का मार के देखना चाहेगा, अरे हटो भाई आगे से। तो ये क्या हो गया, तो अब हम दोनों के बीच में रिपल्सन स्टार्ट हो गया। रिपल्सन जैसे स्टार्ट हो जाएगा, एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? तो एक्लिप्स फॉर्म की एनर्जी क्या होती है बेटा, कम होती है, और स्टैगर्ड फॉर्म की एक्लिप्स फॉर्म की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। जबकि स्टैगर्ड फॉर्म की जो एनर्जी होती है, चूँकि इसमें रिपल्सन बहुत कम होगा तो एनर्जी बहुत कम होगी, तो स्टेबिलिटी अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो फॉर्म पढ़ा। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्लिप्स फॉर्म बोलेंगे, और इसे हम क्या बोलेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे, स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, एक्लिप्स फॉर्म के बारे में मैंने आपसे जो जो बताया, पहला पॉइंट क्या बताया बेटा कि यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के सामने, या एक एटम दूसरे एटम के सामने, या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के सामने आ जाएगा, जिस वजह से इसमें ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी, और इस ओवरलैपिंग की वजह से इसमें रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। जब रिपल्सन बढ़ेगा इसमें तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी, तो इसमें जो स्टेबिलिटी है इसकी वो बहुत लीस्ट, मिनिमम या सबसे कम हो जाएगी। जबकि स्टैगर्ड फॉर्म की बात करें बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, स्टैगर्ड फॉर्म के बारे में बात करें तो स्टैगर्ड के फॉर्म में रिपल्सन क्या होगा बेटा, रिपल्सन बहुत कम होगा, जबकि पोटेंशियल एनर्जी, चूंकि रिपल्सन कम हो रहा है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी, तो इनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो बहुत बढ़ जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर इस तरह से एक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म के बारे में बात की हम लोगों ने। अब इसी सॉहर्स प्रोजेक्शन को हमें दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उस फॉर्म का नाम है न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। क्या नाम है? न्यूमैन्स प्रोजेक्शन। अभी तक आपने क्या क्या सीखा, फिशर-ट्रॉस प्रोजेक्शन क्या होता है, बेस-डैश प्रोजेक्शन क्या होता है, और साथ में सॉहर्स प्रोजेक्शन क्या होता है। तब हम लोग सीखेंगे न्यूमैन्स प्रोजेक्शन क्या होता है। सपोज दैट हमारे पास कोई बेटा एग्जाम्पल है CH3। अब इस कंपाउंड को CH3 को हमने सॉहर्स के फॉर्म में कुछ यूं लिखा। क्लियर? ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ठीक है, फर्स्ट कार्बन को मैंने यहाँ पर लिख लिया, सेकेंड कार्बन को यहाँ पे मान लिया, आप किसी को भी फर्स्ट सेकेंड मान सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट कार्बन यहाँ हो गया, इससे क्या क्या जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 3 हाइड्रोजन मैंने ऐसे स्पेस में अरेंज कर दिए। ये सेकेंड कार्बन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर भी मैंने 3 हाइड्रोजन इसके साथ अरेंज कर दिए। ठीक है, अब ये तो कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, कौन सा प्रोजेक्शन हो गया, ये कौन सा, सॉहर्स प्रोजेक्शन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कौन सा फॉर्म बनाने वाले हैं, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन बनाने वाले हैं। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में क्या होता है बेटा, सपोज दैट आप क्या करो, ये इसको मान लो आप फ्रंट कार्बन, और इसको मान लो रेयर या बैक कार्बन। ठीक है, रेयर या बैक कार्बन, आपकी मर्जी है, आप इसको फ्रंट इसको बैक मान सकते हो। ठीक है, इसमें सुविधा है, आप परेशान नहीं होना इसमें। अब फ्रंट कार्बन को हमेशा बेटा डॉटेड लाइन से प्रेजेंट करो। ये फ्रंट कार्बन है, मैंने इसको डॉटेड लाइन से प्रेजेंट कर दिया। फ्रंट कार्बन से क्या जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 3 हाइड्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, 1 2 3 हाइड्रोजन। क्लियर? अब चलते हैं रेयर कार्बन या बैक कार्बन पे। बैक कार्बन ये है, बैक कार्बन को हमेशा हम सर्कल से दिखाते हैं, हमने ऐसे सर्कल बना दिया।
क्लियर। सर्कल बनाने के बाद क्या देखा हमने, बैक कार्बन क्या जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन 1 2 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिया। अब समझना बेटा मैंने क्या किया है, बगल बनाने की कोशिश की है। हालांकि क्या है कि ये वाला जो ब्लू वाला आपको बॉन्ड दिख रहा है ये ब्लैक वाले बॉन्ड के जस्ट सामने है, यानी कि बोथ बॉन्ड्स आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर। यानी कि मैंने क्या बनाने की कोशिश किया यहाँ पे, इक्लिप्स फॉर्म। तो ये न्यूमैन्स के फॉर्म में इक्लिप्स फॉर्म का प्रेजेंटेशन है। अब चलो बेटा ये तो इक्लिप्स हो गया, अब इसका क्या बनाना है हमें, इक्लिप्स के साथ अब हमें बनाना है स्टैगर्ड फॉर्म। अब स्टैगर्ड फॉर्म क्या होगा बेटा, फ्रंट कार्बन को तो जैसा है वैसा ही रहने दो। फ्रंट कार्बन को कैसे हम लोग दिखाते हैं, डॉट लाइन से दिखाते हैं। मुझे डॉट थोड़ा बड़ा बनाना पड़ रहा है ताकि आपको विजिबल हो पाए, आपको डॉट ही बनाना है ना, इतना बड़ा नहीं बनाना है आपको। तो ये हो गया, डॉटेड लाइन हो गई, यहाँ से 3 हाइड्रोजन्स को हमने अटैच कर दिया। ये तो फ्रंट कार्बन को तो हमने यहीं पे बना दिया जहाँ पे था। बैक कार्बन को क्या करेंगे हम, बैक कार्बन को हम, ये देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, ठीक है, ध्यान से देखना, स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, ये वाली ये ऐसी है, ये दिख रहा है, ये आपका फ्रंट कार्बन हो गया। फ्रंट कार्बन से जुड़े 3 ग्रुप हो गए। रेयर कार्बन या बैक कार्बन आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा है ना सबको, ये दिख रहा है यहाँ पे तो है लेकिन आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि फ्रंट कार्बन ने बैक कार्बन को ओवरलैप कर लिया है, उसके ग्रुप या एटम्स को भी ओवरलैप कर लिया है, तो वो तो नहीं दिख रहा होगा। तो अब क्या होगा बेटा, हम क्या करें, फ्रंट कार्बन को तो आप ऐसे ही रहने दीजिए, रेयर कार्बन को आप क्या करिए 60 डिग्री से रोटेट करा दीजिए। देखिए हमने 60 डिग्री से रोटेट करा दिया। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर क्या मिल रही है मुझे, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है मुझे। अब जैसे हमने रेयर कार्बन को यहाँ पर रोटेट कराया तो हमारे पास जो हाइड्रोजन होंगे रेयर कार्बन जुड़े कुछ यहाँ पर पहुँच जाएंगे और ये कितना होगा, 60 डिग्री का रोटेशन हो गया। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी, हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखना बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से या ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से, यानी कि जितने भी इसमें बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं सारे के सारे बॉन्ड एक दूसरे से जितने मैक्सिमम डिस्टेंस पर हो सकते हैं उतने डिस्टेंस पर हैं। यानी कि रिपल्सन इसमें क्या होगा, रिपल्सन क्या होगा, बहुत ही मिनिमम होगा, बहुत ही कम होगा, रिपल्सन ना के बराबर होगा। तो रिपल्सन अगर बहुत कम होगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम होगी, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। ये फॉर्म कौन सा बनेगा बेटा, स्टैगर्ड फॉर्म बनेगा। कौन सा फॉर्म बनेगा, स्टैगर्ड फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो हमने सीखा कि किसी भी कंपाउंड को कैसे हम सॉहर्ट्ज़ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे उसको हम न्यूमैन्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूमैन्स में हम 2 कार्बन लेते हैं जिसके अराउंड फ्री रोटेशन हो रहा है और एक को फ्रंट बना लेते हैं, एक को रेयर या बैक कार्बन बना लेते हैं। फ्रंट कार्बन को डॉटेड से दिखाते हैं, बैक कार्बन को हम सर्कल से दिखाते हैं। फ्रंट कार्बन के इस तरह से बॉन्ड्स प्रेजेंट कर देते हैं और बैक के भी दिखा देते हैं। फिर एक स्ट्रक्चर से जब दूसरे स्ट्रक्चर पे मूव करना हो तो हमेशा फ्रंट कार्बन को आप क्या कर दीजिए, कांस्टेंट रखिए और रेयर कार्बन या बैक कार्बन को आप मूव कराते रहिए, 60-60 से मूव कराते रहिए, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते रहिए। सारे स्ट्रक्चर के बीच में अगर आपको संबंध बताना हो, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो आप क्या बताओगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। क्लियर बच्चा। तो यहाँ तक हमारा हो गया कि क्या क्या प्रोजेक्शंस हो सकते हैं। हाँ, एक मैंने और बना दिया यहाँ पर बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन, सिंपल है, ये इसका पार्ट नहीं था लेकिन ठीक है मैंने बना दिया यहाँ पे। सपोज दैट अपने पास CH3 CH2 CHO है, हमें इसे बॉन्ड लाइन प्रेजेंट करना हो तो हम क्या करते हैं, जब कभी भी बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसमें हम कभी भी कार्बन और हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा जितने भी अपने पास एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एटम्स होंगे, सबको रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखो इस कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्या है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को हमें यहाँ पर लगाना पड़ा। इस कंपाउंड का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पर देखो हमने क्या बनाया, C डबल बॉन्ड O बना दिया। ये क्या है, CH3, ये क्या है, CH2, ये क्या है, C और HO। समझ में आ रही बात। तो ये इसका बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन हो गया। यहाँ पर भी देखो टोटल कार्बन कितने हैं अपने पास, वो देख लेना होगा और फिर ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन कभी भी बॉन्ड लाइन प्रेजेंटेशन में नहीं दिखाना है आपको, सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करना है, जो भी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी अगर यहाँ पर एलिमेंट है या एटम है तो उन एटम्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सेकंड कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, इधर लगा हुआ है एक CH3, जितने भी टर्मिनल्स होते हैं वो CH3 होते हैं, और फिर यहाँ पर ये देखो ये CH2 और ये क्या हो गया, CH3। क्लियर। तो ये हो गए प्रेजेंटेशन। चलो अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कन्फर्मर्स ऑफ इथेन से स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या पढ़ना है, कन्फर्मर्स ऑफ इथेन पढ़ना है, उसके बाद कन्फर्मर्स ऑफ N-ब्यूटेन पढ़ना है, फिर कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन पढ़ना है,
और फिर किसी भी कंपाउंड का कन्फर्मर्स कैसे बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें भी कैसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम स्टेबिलिटी वाले स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करें, वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और फिर गॉस इफेक्ट। अभी तो देखो बेटा कन्फर्मर्स ऑफ इथेन अपने पास लिखा गया है, ठीक है। जरा इस बात को समझना, फॉर्मूला क्या होता है इथेन का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब सबसे पहले हम इसका बनाएंगे सॉहॉर्स प्रोजेक्शन, ठीक है। सॉहॉर्स प्रोजेक्शन में क्या होता है, सारे बॉन्ड प्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। किसी को डॉट या सर्कल से नहीं दिखाते हैं, सारे बॉन्ड प्रेजेंट किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे सॉहॉर्स प्रोजेक्शन बनाते हैं। इसको हमने फ्रंट कार्बन मान लिया, ठीक है, इसको हमने बैक कार्बन मान लिया। तो हमने ये फ्रंट कार्बन को बनाया ऐसे, और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, इससे फ्रंट कार्बन से क्या अटैच्ड है, 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं। तो यहाँ पर हमने 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिए। आपकी मर्जी, आप हाइड्रोजन ना भी लिखो तो चल जाएगा, क्लियर। और उसके बाद फिर यहाँ पर हमने ये सिंगल बॉन्ड बनाया, ये वाला सिंगल बॉन्ड बनाया ब्लू कलर से यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा और इफेक्ट डालने के लिए सपोज दैट हम लोग यहाँ पे इस कार्बन को लिख देते हैं रेड से CH3। तो ये बैक कार्बन है, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये हो गया बैक कार्बन। इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो मैंने यहाँ पर भी इसके 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि इस कार्बन, इस वाले बॉन्ड्स के जस्ट आगे ये वाला बॉन्ड आए, इसके जस्ट आगे ये आए, और इसके जस्ट आगे ये आए, यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए ये बनने चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया बेटा, आपको क्या लग रहा है, बताओ कौन सा फॉर्म होगा, एक्लिप्स होगा ना ये, ठीक है ना, 100% एक्लिप्स होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रंट वाला बैक वाले को कवर कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। एक्लिप्स फॉर्म कहलाएगा। और कौन सी प्रोजेक्शन, कौन सी है, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन है। तो फॉर्म कौन सा हो गया, एक्लिप्स्ड फॉर्म हो गया ये, ठीक है। एक्लिप्स्ड फॉर्म में अब आप देख रहे हो ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग होने की वजह से क्या होगा, रिपल्सन क्या होगा बेटा, मैक्सिमम रिपल्सन बढ़ेगा, ठीक है। रिपल्सन बढ़ेगा तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी बहुत ही कम हो जाएगी, ठीक है। ये एक फॉर्म हो गया। चलो दूसरे पे चलते हैं। अब फ्रंट कार्बन को वैसे ही रखो जैसे पहले था वो, फ्रंट कार्बन को अपन टच नहीं करते हैं, ठीक है। चलो फ्रंट कार्बन ये बन गया अपने पास। फिर हमने बीच का वो बॉन्ड बनाया जिसके अराउंड सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल है, वो बना लेते हैं बेटा। तो ये बना लिया भाई हमने। अब रेड वाला जो है अपने पास, ये रेयर कार्बन या बैक कार्बन है, ठीक है। तो हम इसको 60 डिग्री से रोटेट कर देते हैं। रोटेट करते ही हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर यूँ आ जाएगी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बना दी मैंने। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं इसको ऐसे बना दूँ, ऐसे बना दूँ मान लो, ठीक है, और यहाँ पर भी इसको ऐसे बना दें, तो अगर मैं इसे बना दूँ तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई। अब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गई, यानी कि इसमें क्या होगा, रिपल्सन बहुत ही मिनिमम होगा। तो रिपल्सन बहुत ही मिनिमम होगा, इस वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही मिनिमम होगी, और इस वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो बहुत ही ज़्यादा होगी। और इस फॉर्म का नाम क्या पड़ेगा, स्टैगर्ड फॉर्म पड़ेगा, ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है भाई, ये स्टैगर्ड फॉर्म पड़ गया, ठीक है। तो सॉहॉर्स के फॉर्म में हमने देख लिया कि एक्लिप्स फॉर्म को कैसे प्रेजेंट करेंगे और स्टैगर्ड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और दोनों में लीस्ट स्टेबल और मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा। अब हम सेम चीज़ यानी कि CH3 का ही हम लोग पढ़ेंगे, न्यूमैन्स फॉर्म पढ़ने की कोशिश करेंगे कि न्यूमैन्स फॉर्म में स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं और कौन कौन से फॉर्म पॉसिबल हैं। क्लियर। आओ बेटा, तो इसको मान लो हमने फ्रंट कार्बन मान लिया, तो फ्रंट कार्बन को कैसे दिखाना है भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूमैन्स, याद आ रहा है, रिवाइज करो क्या पढ़ा था हम लोगों ने न्यूमैन्स में। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हमारे पास फ्रंट कार्बन बैक कार्बन की कहानी होगी। फ्रंट कार्बन को कैसे शो करेंगे, डॉटेड लाइन से, और बैक कार्बन को सर्कल से, याद है ना। चलो टेंशन नहीं है फिर भाई। फ्रंट कार्बन ये हो गया, इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। दिखाई दे रहा है डॉट सबको, क्या और बड़ा बना दूँ, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स हैं, तो 3 हाइड्रोजन्स को मैंने कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, ये लिख दिया मैंने 3 हाइड्रोजन्स। अब उसके बाद मुझे रेड वाला को क्या माना है मैंने, बैक माना है ना। आप उसको फ्रंट मान लो, इसको बैक मान लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको मैंने बैक कार्बन माना है, ठीक है। ये मेरे लिए बैक कार्बन है और ये मेरे लिए फ्रंट कार्बन है। बैक कार्बन किससे दिखाते हैं, सर्कल से, मैंने इसको सर्कल से दिखा दिया। क्लियर। कितने हाइड्रोजन इसके पास, या कितने कौन कौन से अटैच्ड एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं, हाइड्रोजन है 3। तो 3 हाइड्रोजन्स को मैंने यहाँ पर दिखा दिया, फर्स्ट हाइड्रोजन, यहाँ पर मैंने ऐसे ऐसे सेकेंड हाइड्रोजन, यहाँ पर ऐसे ऐसे थर्ड हाइड्रोजन। ये पीछे है इसलिए मैंने ऐसे डॉट से दिखाने की कोशिश करी है। अब आप यहाँ पर देखना, ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कि जो ब्लैक से बना हुआ है वो रेड वाले को ओवरलैप कर रहा है ना, स्ट्रक्चर तो मैंने यही बनाने की कोशिश की है ना। आप देखो ये वाली कंडीशन हो गई ना इसमें, ये वाली देखो बेटा, समझ में आ रहा है आपको, सिर्फ फ्रंट वाला दिख रहा है, आपको बैक वाला दिख ही नहीं रहा है,
क्लियर, समझ में आ रही बात। तो ये क्या हो गया, एक्लिप्स फॉर्म हो गया। अब समझना बेटा, जब एक्लिप्स फॉर्म बनता है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, बड़े ध्यान से देखना। अब यहाँ पर कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने चल रहे हैं, एक एक चीज़ देखना बेटा। यहाँ पर आप देखो ये बॉन्ड्स बने हैं ना, बॉन्ड्स के बनाने में क्या खर्च हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि बॉन्ड्स किससे बने, इलेक्ट्रॉन से ही तो बने हैं यार, ठीक है। अब जब एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड के सामने आएगा, यानी कि एक बॉन्ड दूसरे बॉन्ड को ओवरलैप करने की कोशिश करेगा, तो एक बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो दूसरे बॉन्ड के पार्टिसिपेटिंग इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करेंगे, रिपल्सन तो रखेंगे ना, ठीक है ना। अब जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन जगहों पे, इन दोनों इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन हो जाएगा, या बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन को हम लोग बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन। क्या बोलते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन, क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास ये टॉर्जनल स्ट्रेन देखने को मिला, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो रहा था। दूसरा आप देखो बेटा, जब ये बॉन्ड एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो बॉन्ड से अटैच्ड जो एटम या ग्रुप होंगे वो भी तो एक दूसरे के सामने आएंगे यार, है ना। सपोज दैट ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन को ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा है, तो एक रिपल्सन और देखने को मिलेगा, जो रिपल्सन ग्रुप या एटम्स के बीच में होगा, क्लियर। अब ये जो ग्रुप या एटम्स के बीच में रिपल्सन देखने को मिलेगा, यहाँ पर रिपल्सन बिटवीन ग्रुप या एटम्स, या आप लिख सकते हो अटैच्ड ग्रुप या एटम्स, ठीक है, रिपल्सन बिटवीन अटैच्ड ग्रुप या एटम्स। तो यहाँ पर जो ग्रुप या एटम के बीच में रिपल्सन हो रहा है, इस रिपल्सन को हम लोग बोलते हैं वैन डर वाल रिपल्सन, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैन डर वाल रिपल्सन बोलेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो दो तरह के रिपल्सन देखना। अब इस बात को समझ लेने के बाद फिर से बेटा कि देखो यहाँ पर अपने पास क्या है, ये बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड है। जब ये बॉन्ड एक दूसरे बॉन्ड को ओवरलैप करने की कोशिश करेगा तो फ्रंट बॉन्ड जो बना है इसमें भी इलेक्ट्रॉन है और इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है। एक दूसरे के आमने सामने आने पर आपने बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में पढ़ा था कि लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, यानी कि बॉन्ड पेयर में भी रिपल्सन भले ही बहुत कम लेकिन पॉसिबल तो है ना थोड़ा बहुत। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन और इसमें भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के आमने सामने आने से यहाँ पर रिपल्सन स्टार्ट होगा और इस रिपल्सन को हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे, टॉर्जनल स्ट्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टॉर्जनल स्ट्रेन, क्लियर। अब ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पर जो अटैच्ड ग्रुप होगा और यहाँ पर जब अटैच्ड ग्रुप होगा या एटम्स होंगे वो भी एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और इनके आमने सामने आने पर जो रिपल्सन स्टार्ट होगा उसका नाम क्या होगा, वैन डर वाल रिपल्सन, ठीक है, या स्ट्रेन, ठीक है। अब स्ट्रेन वर्ड क्या है यार, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर डिस्कम्फर्ट है। कोई भी मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन होता है तो हर मॉलिक्यूल बेटा यही चाहता है कि वो स्टेबिलिटी गेन कर ले, जैसे हम लोग चाहते हैं ना अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी गेन कर लें, वैसे केमिस्ट्री में हर मॉलिक्यूल की यही ख्वाहिश होती है, दिली ख्वाहिश होती है कि वो स्टेबिलिटी अचीव कर ले, स्टेबिलिटी गेन कर ले। इस स्टेबिलिटी को बनाने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो हमें केमिस्ट्री में पढ़ने को मिलते हैं। आपने पढ़ा होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डाइमेराइजेशन हो जाता है, आपने ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा, आपने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन पढ़ा होगा, आपने बनाना बॉन्डिंग पढ़ी होगी, है ना, इस तरह के आपने बॉन्ड्स पढ़े होंगे। तो हर मॉलिक्यूल यही ट्राई करता है बेटा, यही कोशिश करता है कि कैसे वो इस स्टेबिलिटी को गेन करे, क्लियर, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर दे, इस स्टेबिलिटी को गेन कर दे, ठीक है। तो यही हर की सबकी ख्वाहिश होती है। लेकिन यहाँ पर बेटा जैसे ही ये कंपाउंड बनेगा, ये स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ पर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच में आपस में रिपल्सन होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, टॉर्जनल स्ट्रेन बोलेंगे। और जो यहाँ पर ग्रुप या एटम्स के बीच में रिपल्सन होगा उसे क्या बोलेंगे, वैन डर वाल रिपल्सन या वैन डर वाल रिस्ट्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वैन डर वाल स्ट्रेन। यहाँ पर हम ये भी जोड़ सकते हैं। अब देखो बेटा, आमने सामने आने से यहाँ पर क्या हो गया, आमने सामने आने से यहाँ पर मॉलिक्यूल डिस्कम्फर्ट फील करने लगा, उसे लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, यहाँ पर तो ओवरलैपिंग हो गई, यहाँ पर तो अब रिपल्सन का खतरा बढ़ गया। रिपल्सन खतरा बढ़ने से मॉलिक्यूलर स्टेबिलिटी पर असर आएगा, तो इस स्टेबिलिटी को मिनिमाइज करने के लिए कोशिश करेगा। तो इस कोशिश के दौरान, या हम ये बोल सकते हैं कि जब कोई कभी भी ये मॉलिक्यूल के सामने ऐसी प्रॉब्लम आई, ऐसी विपत्ति आई, तो जो वो स्ट्रेस में आया उसे को हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेन। मॉलिक्यूलर डिस्कम्फर्ट इज ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर स्ट्रेन, and molecular strain can be classified or divided into two parts.
फर्स्ट वन इज द टॉर्जनल स्ट्रेन विच प्रेजेंट या विच इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑफ द बॉन्ड्स, and the another one is van der Waals strain or van der Waals repulsion which is due to the attached group or atoms in a compound. ओके बेटा, तो यहाँ पर अपने पास दो चीजें हमने पढ़ी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, डायहेड्रल एंगल क्या होती है। क्या कौन सी पॉइंट पर हम लोगों ने, डायहेड्रल एंगल क्या होती है। डायहेड्रल एंगल बेटा हम लोग कुछ इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास क्या है, जैसे ये देखिए, ये मेरा फ्रंट हैंड हो गया, ये बैक हैंड हो गया, ठीक है। ये दोनों अलग अलग प्लेन हैं, ये अलग प्लेन है, ये अलग प्लेन है, हमने एक दूसरे के सामने रख दिया। तो अभी आपको पीछे वाला हाथ नहीं दिख रहा है, ठीक है, मैंने कोशिश की आपको ना दिखे, ठीक है, अब कोई त्रिकालदर्शी बनने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो आपको पीछे वाला हाथ नहीं दिख रहा है बेटा, अब नहीं दिख रहा है तो बताओ फर्स्ट प्लेन और दूसरे प्लेन के बीच में एंगल कितनी है, 0, क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पीछे वाले हाथ को थोड़ा सा मूव करा दिया, हमने रोटेट करा दिया। अब आप देखो फ्रंट, ये आगे वाले और पीछे वाले हाथ के बीच में कुछ एंगल दिख रही होगी, ये एंगल किसके बीच में है, ये दो डिफरेंट प्लेन के बीच में है ना। तो ये जो एंगल बिटवीन टू डिफरेंट प्लेन्स होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं डायहेड्रल एंगल बोलते हैं, क्लियर। अब इस केस में आप देख सकते हो, देखो अभी आपने इसकी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई आपकी, देखो ये अलग प्लेन है पूरा का पूरा और ये अलग प्लेन है पूरा का पूरा, ठीक है। जब ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं तो आपको पीछे वाला नहीं दिखता है, पीछे वाली जो भी स्ट्रक्चर है वो नहीं दिखती है, क्लियर। जब वो नहीं दिखती है तो आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पर पीछे वाला जो प्लेन है और आगे वाले प्लेन के बीच में आपको नहीं दिखा ना पीछे वाला, यानी कि क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों प्लेन के बीच में एंगल कितनी है, 0, और इसी को क्या बोलेंगे, डायहेड्रल एंगल बोलेंगे। अब सपोज दैट हमने पीछे वाले को मूव करा दिया 60 डिग्री से, तो हमने पूरा का पूरा प्लेन ही मूव कराया ना, वो तीनों बॉन्ड्स जिस प्लेन में प्रेजेंट थे मैंने वो पूरा प्लेन ही मूव करा दिया, ठीक है। और ये रोटेशन क्यों हो पाया, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है। तो जब मैंने ऐसा मूव करा दिया बेटा, तो फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन के बीच में कुछ आपको एंगल देखने को मिली। तो एंगल बिटवीन टू डिफरेंट प्लेन्स, इसी को बोलते हैं डायहेड्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है। आपने डायहेड्रल एंगल H2O2 के केस में भी आपको बताया गया होगा, है ना, आपने पढ़ा होगा। तो डायहेड्रल एंगल वहाँ भी आपने देखा होगा, पहली बार वही इंट्रोड्यूस किया गया होगा, क्लियर। तो यहाँ पर हमें डायहेड्रल एंगल देखने को मिली। तो याद रहेगा बेटा, हमने 3 चीज़ें सीखी, टॉर्जनल स्ट्रेन क्या है, वैन डर वाल्स स्ट्रेन क्या है और डायहेड्रल एंगल क्या है। तीनों बातें समझ में आ गई, क्लियर। अब ये तो न्यूमैन्स प्रोजेक्शन था, और न्यूमैन्स प्रोजेक्शन का ये कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स फॉर्म है। अब आप एक बात बताओ, अब हमें एक एक चीज़ लिखना है बेटा। यहाँ पे पहला हमने लिखा इक्लिप्स फॉर्म, लिखा मैंने यहाँ पे, और इस इक्लिप्स फॉर्म के बारे में देखिएगा बेटा कि ये जो इक्लिप्स फॉर्म लिखा गया है, एक एक पॉइंट देखिए इसमें। सबसे पहली बात, डायहेड्रल एंगल कितनी है यहाँ पर, यानी कि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स कितनी है, 0। तो ये तो हो गई 0 डिग्री, ठीक है। अब आप बताओ यहाँ पर टॉर्जनल स्ट्रेन, टॉर्जनल और वैन डर वाल्स स्ट्रेन कितना है, मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो टॉर्जनल स्ट्रेन यहाँ पर मैक्सिमम है, वैन डर वाल्स स्ट्रेन भी यहाँ पर मैक्सिमम है, दोनों यहाँ पर रिपल्सन मैक्सिमम है। और इस रिपल्सन के मैक्सिमम होने से क्या होगा, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और रिपल्सन बहुत खतरनाक हो ही रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने की वजह से हम लोग बोल सकते हैं इसकी जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत ही मिनिमम होती है। और फॉर्म का नाम क्या हो गया, इक्लिप्स फॉर्म। सब कुछ याद रहेगा। इक्लिप्स फॉर्म में डायहेड्रल एंगल कितना, 0, टॉर्जनल स्ट्रेन मैक्सिमम, वैन डर वाल्स स्ट्रेन मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, इस वजह से स्टेबिलिटी मिनिमम, क्लियर। अब हम इसका दूसरा फॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जब इसका दूसरा फॉर्म बनाएंगे तो हमने अभी आपको सिखाया कि फ्रंट कार्बन को आप टच मत करिएगा, फ्रंट कार्बन जैसा बना है वैसे बना दीजिए। फ्रंट कार्बन को आप डॉटेड लाइन से प्रेजेंट, आप इसको कैसे, हाँ, डॉट से प्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद उससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन आपने ऐसे लिख दिए। अब आप आते हैं बैक कार्बन पर। बैक कार्बन को आपने रेड से रिप्रेजेंट किया है तो आपने उसको रेड से लिख दिया। चलो, तो मैंने बैक कार्बन को रिप्रेजेंट कर दिया रेड से, ठीक है। सर्कल से दिखाते ना हम लोग, ठीक है। यहाँ पर हमने रेड से दिखाया, हमने लिख दिया। उससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन्स हैं तो हमने 3 हाइड्रोजन्स ऐसे लिख दिए, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, क्लियर। अब देखना बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देख सकते हो आसानी से। यहाँ पर ये जो दो प्लेन हैं उनके बीच में एंगल कितनी है, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, आप बताना, डायहेड्रल एंगल कितनी होगी,
कितनी 60 डिग्री, ठीक है। टॉर्जनल स्ट्रेन कितना होगा, मिनिमम। वांडरवॉल स्ट्रेन कितना होगा, मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बेटा रिपल्सन हो ही रहा है यार, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, जब रिपल्सन ही नहीं हो रहा है तो एनर्जी कम हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, ठीक है, मिनिमम। तो स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी, स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम। क्लियर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, लेकिन एक बात समझना बेटा, ये जो कन्वर्जन मैंने किया है, तो स्टैगर्ड इक्लिप्स में और इक्लिप्स स्टैगर्ड में अगर कन्वर्ट होना चाहता है तो इस कन्वर्जन में कुछ एनर्जी चाहिए यार। प्रॉब्लम इस बात की है बेटा कि ये एनर्जी रूम टेम्परेचर पर इजीली अवेलेबल होती है, इस वजह से आसानी से एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में इजीली इंटर कन्वर्टेबल होता है। तो अगर हमसे कोई बोले कि यार आप एक बात बताओ, क्या आप इक्लिप्स फॉर्म को और स्टैगर्ड फॉर्म को सेपरेट आउट कर सकते हैं, तो नहीं भैया, हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत रैपिडली एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इस वजह से इनका सेपरेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात। अब जब सेपरेशन पॉसिबल नहीं है बेटा, और कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि टोटल आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड, तो आप कभी भी उसमें कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऐड नहीं करिएगा। बाकी जो भी है, जितने स्ट्रक्चरल बन रहे हैं, जितने ऑप्टिकल बन रहे हैं, ज्योमेट्रिकल बन रहे हैं, सब कुछ ऐड कर दीजिएगा, लेकिन कभी भी आप कन्फर्मेशनल आइसोमर्स उसमें ऐड नहीं करिएगा, क्योंकि कन्फर्मेशनल आइसोमर्स से जो रिजल्टेंट उसकी स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत रैपिड तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से एक फॉर्म इनका दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्टेबल होता है, इजीली इंटर कन्वर्ट हो जाता है, इस वजह से इसे हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसकी हम डिफरेंट या अलग से स्टडी भी नहीं करेंगे। क्लियर बच्चा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, आपकी नीट का आया हुआ क्वेश्चन भी है, उसको मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूँगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये स्ट्रक्चर कौन सी थी, बोलो कौन सी, एक्लिप्स स्ट्रक्चर थी, है ना, जहां पर फ्रंट ने बैक को क्या कर लिया है, ओवरलैप कर लिया है, तो ये एक्लिप्स स्ट्रक्चर है। चलो ठीक है, एक्लिप्स है, जाने देते हैं। आप एक बात बताओ, ये जो पहला प्लेन है, ये जो पहला कार्बन है, इस कार्बन से देखो यहां पर 3 बॉन्ड्स निकले गए हैं। इन बॉन्ड्स के बीच की देख रहे हो, ये क्या है, बॉन्ड एंगल है, ये इसकी बॉन्ड एंगल है, ये इधर की बॉन्ड एंगल है। क्लियर। इसी तरह बैक कार्बन देख लो, बैक कार्बन में देखो ये बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल और ये बॉन्ड एंगल, और ये क्या है, इसकी बॉन्ड लेंथ, ये इनकी बॉन्ड लेंथ है, ये इनकी बॉन्ड लेंथ, सबकी अपनी अपनी बॉन्ड लेंथ है। तो आपने देखा कि जब ये एक्लिप्स फॉर्म है और इसमें 2 चीज़ें हैं, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल। बॉन्ड लेंथ समझ में आ रहा है बेटा, बॉन्ड लेंथ ये, बॉन्ड एंगल ये, ठीक है, एंगल प्रेजेंट बिटवीन 2 बॉन्ड्स नोन एज बॉन्ड एंगल हो गया। अब मान लो बेटा हमने ये एक्लिप्स फॉर्म से स्टैगर्ड बनाने की कोशिश करी, तो हमने क्या कर दिया, बैक कार्बन को हमने रोटेट करा दिया। कितने डिग्री रोटेट कराया, 60 डिग्री रोटेट कराया, है ना। 60 डिग्री रोटेट कराते ही ये कौन सा फॉर्म बन गया, कौन सा, स्टैगर्ड फॉर्म बन गया। अब एक बात बताओ बेटा, क्या एक्लिप्स से स्टैगर्ड बनाने के बाद या बनाने की वजह से क्या ये बॉन्ड एंगल चेंज हो गई, क्या चेंज हुई, क्या नहीं ना। क्या ये बॉन्ड लेंथ चेंज हो गई, क्या नहीं। क्या इनके बीच की बॉन्ड एंगल चेंज हुई, क्या नहीं। क्या ये बॉन्ड लेंथ चेंज हुई, क्या नहीं। यानी कि जितने भी कन्फर्मर्स होते हैं, उन सारे कन्फर्मर्स में जब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म की हम बात करते हैं, तो उनकी जो बॉन्ड एंगल होती है और उनकी जो बॉन्ड लेंथ होती है, दोनों कांस्टेंट होती हैं, दोनों सेम होती हैं, दोनों ही चेंज नहीं होती हैं। ये बेटा बहुत सावधानी से इस क्वेश्चन को समझना, आपकी नीट का ही क्वेश्चन था, शायद 2016 वगैरह क्वेश्चन था, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसमें एग्जाम में आया हुआ था कि जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कन्फर्मर्स होते हैं, उनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अपन को क्या बताना है कि बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स बोथ रिमेन कांस्टेंट इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ कन्फर्मर्स। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था बेटा, ये समझने वाला पॉइंट है, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, जो यही स्ट्रक्चर देख करके ही आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपने सारी चीज़ें समझ ली, यहाँ पर हो गया अपना कन्फर्मर्स ऑफ इथेन हो गया कंप्लीट। अब एक बात समझना, एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी कन्फर्मर्स आर पॉसिबल फॉर इथेन। अब एक बात देखो बेटा, जब हम कन्फर्मर्स की बात करते हैं इथेन के, तो मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, कौन सा फॉर्म है ये, एक्लिप्स्ड। अब इसे हम छोटे छोटे डिग्री पे रोटेट कराते रहो, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मिलती रहेंगी, और सारी स्ट्रक्चर्स एक दूसरे की क्या कहलाएंगी, क्योंकि सारी स्ट्रक्चर्स, एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से स्पेस में डिफरेंट ओरिएंटेशन या डिफरेंट अरेंजमेंट रखती है, तो सब एक दूसरे के कन्फर्मर्स कहलाएंगे या रोटामर्स कहलाएंगे। क्लियर।
अब एक बात समझना यार, जब ये सबके एक दूसरे के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अगर हम बात करें तो ये कन्फर्मर्स या रोटामर्स कहला रहे हैं, तो इस तरह तो यार तो इन्फिनाइट स्ट्रक्चर बन जाएगी इसकी। हाँ बिल्कुल बन जाएगी। ठीक है, हम स्टडी किसकी करते हैं? हम तो दो की स्टडी कर रहे हैं। क्यों? एक मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाला है, एक मिनिमम स्टेबिलिटी वाला है। हम तो दो ही की स्टडी कर रहे हैं। लेकिन ये जो मिनिमम स्टेबिलिटी यानी कि इक्लिप्स्ड और मैक्सिमम स्टेबिलिटी यानी कि स्टैगर, इसके बीच में किसी भी एंगल पे अगर हम चलें तो हमें जितनी भी स्ट्रक्चर मिलेंगी उन सब को हम बोल सकते हैं स्क्यू फॉर्म। क्या बोल सकते हैं? स्क्यू। यानी स्पेलिंग क्या लिखेंगे हम लोग? SKEW। ठीक है, तो ये अपने पास स्क्यू फॉर्म हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग गाउच भी बोलते हैं, आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, हालांकि ये स्क्यू फॉर्म अभी बोल रहे हैं। तो सबसे लीस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा हो गया बेटा? सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा हो गया? इक्लिप्स्ड हो गया। सबसे मोस्ट स्टेबल कौन सा हो गया? बोलो यार, कौन सा सबसे मोस्ट स्टेबल हो गया? स्टैगर्ड ना। हाँ, तो स्टैगर्ड इसका क्या हो गया? इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो गया। स्टैगर्ड मोस्ट स्टेबल, और स्टेबिलिटी अगर मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी इसकी हो जाएगी लीस्ट। और इक्लिप्स्ड फॉर्म कैसा हो गया? ये हो गया लीस्ट स्टेबल, और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? मैक्स। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी मैक्सिमम हो गई। क्लियर? अपने पास स्टैगर और इक्लिप्स्ड फॉर्म के बीच में जितने भी पॉसिबल फॉर्म्स होंगे सब क्या कहलाएंगे? स्क्यू। या हमने क्या बोला तो सुना? गाउच, कुछ भी बोल दो। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? स्टैगर्ड, फिर स्क्यू, और सबसे कम इक्लिप्स्ड। तो याद रखना है कि इक्लिप्स्ड फॉर्म की स्टेबिलिटी हमेशा सबसे कम होगी। क्लियर? तो अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा जाए तो ये बताएंगे। ठीक है, अब फटाफट से क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। चलो, पहली बात, ईथेन के कितने कन्फर्मर्स पॉसिबल होते हैं? तो आप क्या आंसर दोगे? इन्फिनाइट कन्फर्मर्स आर पॉसिबल। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक बात बताओ कि जब हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को में कन्वर्ट करते हैं तो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ क्या होती है? कांस्टेंट होती है। क्लियर? दूसरी बात क्लियर। तीसरी बात पे आते हैं, अगर हमें स्टेबिलिटी की बात की जाए तो स्टैगर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल, इक्लिप्स सबसे लीस्ट स्टेबल, और उसके बीच में जितने भी पॉसिबल कन्फर्मर्स हैं सबको हमने क्या बोल दिया? स्क्यू। ठीक है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर स्टैगर्ड, स्क्यू और इक्लिप्स्ड। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो अपोजिट हो जाएगा ना भाई, क्योंकि स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी तो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना यार। तो क्या हो जाएगा? इक्लिप्स्ड, स्क्यू और स्टैगर्ड हो जाएगा। तो ये कोई डाउट तो नहीं आएगा इसमें। अभी एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक बात बताओ, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि एंगल ऑफ रोटेशन टू गेट मिनिमम स्टेबल फॉर्म टू मैक्सिमम स्टेबल फॉर्म ऑफ इथेन, यानी कि सबसे लीस्ट स्टेबल फॉर्म से मोस्ट स्टेबल फॉर्म पाने के लिए हम कितने डिग्री का रोटेशन कराएं? तो पहले बताओ, मिनिमम स्टेबल फॉर्म होता कौन है? इक्लिप्स्ड। और मैक्सिमम स्टेबल कौन सा होता है? स्टैगर्ड। दोनों के बीच में डायहेड्रल एंगल कितनी होती है? 60 डिग्री। कैसे मिली? क्योंकि 60 डिग्री से हमने एक कार्बन को रोटेट कराया, एक को कांस्टेंट करके। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन टू गेट लीस्ट स्टेबल फॉर्म टू लीस्ट स्टेबल फॉर्म, तो यार 360 हो सकता है ना ऐसा कुछ। ठीक है, समझ में आ रही बात? कुछ एक और हो सकता है, 180 पे करा लो यार, 180 पे भी तो घूम के वहीं लौट आएगा यार। ठीक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। छोटे छोटे क्वेश्चन थे इथेन से रिलेटेड, सारे के सारे कंप्लीट हो गए। तो बच्चों, अपना अगला टॉपिक है कन्फर्मर्स ऑफ एन ब्यूटेन। ठीक है, आओ कंप्लीट करते हैं। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH2 CH2 CH3। ये हो गया अपने पास, एन ब्यूटेन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि हमें किस बॉन्ड के अराउंड फ्री रोटेशन कराना है। अपने पास देखो, देखने के लिए क्या है? 1 2 3 4 कार्बन्स हैं। सपोज दैट अपन लोग कराते हैं फ्री रोटेशन अराउंड C1 एंड C2। तो C1 और C2 के अराउंड अगर हम फ्री रोटेशन कराएं तो अब आप देख लो बेटा कि चाहे आप C1 कार्बन को आप फ्रंट कार्बन मान लो, चाहे C2 को फ्रंट कार्बन मान लो। चलो, मैंने C1 को मान लिया। C1 को फ्रंट कार्बन माना तो मैंने फ्रंट कार्बन को, अब सारा न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन से ही बनाएंगे, सो हॉर्स नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये फ्रंट कार्बन हो गया C1। इसके साथ क्या एडेड है? 3 हाइड्रोजन एडेड है इसके साथ, तो हमने यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐड कर दिए। ठीक, 1 2 और 3। अब आते हैं रेयर या बैक कार्बन पर। क्लियर?
बैक कार्बन पे चले। बैक कार्बन क्या है? C2। इस वक्त ये कैसा है? बैक कार्बन। और कल के अभी क्या सीखा था हम लोगों ने कि बैक कार्बन कैसे बनाते हैं हम लोग? सर्कल से बनाते हैं। तो हमने ये सर्कल से बैक कार्बन बना लिया, ड्रॉ कर लिया। अब देखो बेटा जरा बैक कार्बन से क्या क्या एडेड है। 2 तो हाइड्रोजन एडेड है, ठीक है। इस 2 हाइड्रोजन को आप ऐसे सोच सकते हो कि एक हाइड्रोजन यहाँ लगा होगा, एक इधर लगा होगा, और एक क्या एडेड है? एक ये C2H5 ग्रुप लगा हुआ है, या CH2CH3 बोल लो आप इसे। तो हम स्टार्ट करते हैं। इधर लिख दिया हमने CH2CH3 और 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो एक हाइड्रोजन मैंने इधर बना दिया और एक हाइड्रोजन मैंने इधर बना दिया। क्लियर? तो अपने पास ये एक स्ट्रक्चर बन गई। क्लियर? अब हम क्या करें, इसका जो नेक्स्ट फॉर्म है हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। फिर से फ्रंट कार्बन को तो आप टच नहीं करोगे, फ्रंट कार्बन तो वही रहेगा। 3 हाइड्रोजन यहाँ पर वैसे ही ऐड कर दिया मैंने। रेयर कार्बन जिसको कि मैं रेड से बना रहा हूँ, इसको हमने कितना रोटेट करा देना है? 60 डिग्री रोटेट करा देना है। जैसे आप इसको 60 डिग्री रोटेट कराएंगे, ये जो CH2CH3 है वो कहीं यहाँ आ जाएगा। तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाएगा। क्लियर? तो यहाँ हमने लिख दिया CH2CH3, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन, एक ये स्ट्रक्चर बन गई। क्लियर? और ये एंगल कितना हो गया यहाँ पर? 60 डिग्री। कौन सा एंगल है बेटा? ये डायहेड्रल एंगल है ना। तो ये डायहेड्रल एंगल का फॉर्मेशन हो गया। अब अपन इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर अपन ड्रॉ करना हो तो फिर से फ्रंट कार्बन बेटा वही बनाना है जहाँ पर था, और अगेन 3 हाइड्रोजन ऐड कर देने हैं वहाँ पे। इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब आते हैं रेयर कार्बन पे। रेयर कार्बन मैंने ड्रॉ कर दिया कैसे? सर्कल से। अपने पास क्या है? CH2CH3। अगेन CH2CH3 को अगर हम 60 डिग्री रोटेट कराएंगे तो इस हाइड्रोजन के पीछे पहुंच जाएगा, आ जाएगा ना, ठीक है। तो अपने पास आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पर ये CH2CH3 को 60 डिग्री रोटेट करा देंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पर CH2CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्लियर है ना? ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये CH2CH3 को अगेन 60 डिग्री से रोटेट कराओगे तो यहाँ पहुँच जाएगा, फिर से करोगे तो इसके पीछे, फिर से करोगे तो यहाँ पहुँच जाएगा, और फिर से करोगे तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर फिर से अपन को मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगी। तो ये रोटेशन हो गया C1 C2। लेकिन जो अपने पास मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं वो रोटेशन अलोंग टू C2 C3 एक्सिस के लिए आते हैं। तो अब हम लोग सीखेंगे फ्री रोटेशन अराउंड C2 एंड C3। ठीक है, अब आप देखना बेटा, इसमें हम लोग C2 C3 को ड्रॉ करते हैं। अपने पास फिर से हमने यहाँ पर लिख दिया CH3 CH2 CH2 CH3, और कार्बन मैंने असाइन कर दिया यहाँ पे 1 2 3 4, कोई सा भी रख लो आगे पीछे, फर्स्ट अच्छा ऐसे रख लो 1 2 3 4, ये रख लिया। इस बार मेरा टारगेट है कि हम लोग कराएं यहाँ पर फ्री रोटेशन और अलोंग C2 C3, ये अपना टारगेट है। तो चलो बच्चा अपन फिर से स्टार्ट करते हैं। इस बार हमने क्या किया, C2 कार्बन को फ्रंट कार्बन मान लिया और C3 को रेयर कार्बन या बैक कार्बन मान लिया। तो फ्रंट कार्बन को हम लोग कैसे करेंगे, सर्कल से डॉट से शो करेंगे। फ्रंट कार्बन ये है, इसको डॉट से शो किया। अब आप ये देखो कि ये इस कार्बन से क्या क्या चीज़ें एडेड हैं। तो आप देखो कि यहाँ से एक तो मिथाइल ग्रुप एडेड है इस साइड, और इस कार्बन से 2 तो हाइड्रोजन एडेड हैं। तो मिथाइल ग्रुप को मैंने टॉप पे बना लिया। देखो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप CH3 को ऊपर ही बनाए नीचे ही बनाए, घूम फिर के सारी स्ट्रक्चर बन ही जानी है। तो मेरा क्या आइडिया रहता है, मुझे ये सबसे आसान लगता है कि जितने भी बड़े ग्रुप हों वो फर्स्ट स्ट्रक्चर में टॉप पे बना लो, ठीक है। उसके बाद रोटेशन से नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो भी होगी वो मिलती रहेगी। तो मैंने यहाँ पर CH3 बना दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया। अब आते हैं रेयर कार्बन पे। तो देखो जरा बेटा, ये रेयर कार्बन है, ये C3 वाला, इससे क्या एडेड है, 2 तो हाइड्रोजन और एक CH3। तो यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, एक देखो ये CH3 ऐड कर दिया और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर ऐड कर दिया। क्लियर? अब अपन क्या करेंगे, 60 डिग्री से रोटेट कराना शुरू करेंगे। क्लियर? देखो बेटा समझ में तो आ रहा है ना, 60 डिग्री से रोटेट कराना शुरू करेंगे। अगेन यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन लग गया। और अब बात आती है रेयर कार्बन की। रेयर कार्बन को इस बार हम लोग ब्लैक से बना रहे हैं। जब हम रेयर कार्बन को 60 डिग्री से रोटेट कराएंगे तो ये CH3 कहाँ पहुँच जाएगा बेटा, ये CH3 यहाँ पहुँच जाएगा, यानी कि इस A और इसके बीचों बीच में पहुँच जाएगा। तो हमने बना दिया CH3 को यहाँ से, ये हाइड्रोजन यहाँ और ये हाइड्रोजन यहाँ बना दिया। क्लियर? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है ना। 60 डिग्री रोटेट कराया मैंने। फिर से अगेन अपन ने 60 डिग्री रोटेट कराया यहाँ पे, और फिर से देखो फ्रंट कार्बन क्या हो जाएगा, फ्रंट कार्बन यहाँ पर फिर से CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और अगेन जब अपन रेयर कार्बन को 60 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये CH3 पहुँच जाएगा, इस हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने CH3 बना दिया और दोनों जगह हमने बना दिया हाइड्रोजन। अगेन 60 डिग्री रोटेट कराइए आप लोग फिर से, ठीक है। और इस बार हम लोग देखेंगे फ्रंट कार्बन फिर से डॉट से, और ऊपर CH3 लिखा हुआ है, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन। रेयर कार्बन को अपन को 60 डिग्री रोटेट कराना है, तो ये CH3 कहाँ जाएगा, ब्लैक वाला इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आ गया CH3 और 2 हाइड्रोजन अपने पास यहाँ आ गए। क्लियर। फिर एक और 60 डिग्री रोटेट करा लेते हैं यहाँ पर। आप देखो फ्रंट कार्बन फिर से वैसे ही डॉट से, इसमें कोई चेंज नहीं करना है फ्रंट कार्बन में। अब बात आती है रेयर कार्बन की। रेयर कार्बन को मैंने 60 डिग्री रोटेट कराया है, तो ये CH3 कहाँ पहुँच जाएगा, इस हाइड्रोजन के पीछे आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन इसके पीछे और ये इसके पीछे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर CH3, ठीक है, और यहाँ पर H आ गया और यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया। क्लियर। अब बेटा फिर से अगर हम 60 डिग्री रोटेट करा दें, ठीक है, फिर से 60 डिग्री रोटेट करा दें। अब फिर से देखो बेटा फ्रंट कार्बन तो वैसे ही बना लेंगे हम लोग, ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। CH3 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये बन गया, ठीक है। और रेयर कार्बन के बारे में बात करें तो ये CH3 कहाँ आ जाएगा, ये इन दोनों के बीच में CH3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 आ गया और अपने पास ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऐसा लगा रहा। क्लियर। अब अगर फिर से 60 डिग्री रोटेट करा दोगे तो आप देखो स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगी, देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। फिर से 60 डिग्री रोटेट कराने पर ओरिजिनल स्ट्रक्चर फिर से आपको मिल जाएगी। कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, सिर्फ C2 और C3 को हमने रेफरेंस एक्सिस मान लिया है और इस एक्सिस के अलोंग हमने रोटेशन कराने स्टार्ट कर दिया। एक को कांस्टेंट रखना है, दूसरे को लगातार 60 to 60 रोटेट कराते रहना है, ठीक है। तो हमें कुछ यूं स्ट्रक्चर्स मिलेंगी। आइए हम इनके नेमिंग देख लेते हैं। हम इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकेंड स्ट्रक्चर हो गई, ये थर्ड स्ट्रक्चर हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ स्ट्रक्चर हो गई, और ये अपने पास हो गई सिक्स्थ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अपने पास टोटल 6 कन्फर्मर्स अपन को मिल रहे हैं, ठीक है। अब बेटा बात ये होती है ना कि बनने को तो इन्फिनाइट बनेंगे यार, लेकिन हम 6 की स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6 के बारे में हम समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, इनके बॉन्ड्स को असाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी होगी उनकी स्टेबिलिटी के बारे में अपन कुछ नहीं बोल पाएंगे, उनकी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे। तो उन स्ट्रक्चर्स का कोई ऐसे प्रॉपर उनके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाएगा, उनके बारे में कुछ अपन लोग लिख नहीं पाएंगे, कैरेक्टर्स अपन असाइन नहीं कर पाएंगे। इन 6 के बारे में अपन कुछ भी बता सकते हैं, है ना। इनकी स्टेबिलिटी के बारे में अपन डिस्कस कर सकते हैं, इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो हम इन्हीं 6 के बारे में बात करेंगे। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कि N ब्यूटेन का टोटल कन्फर्मर्स कितने होंगे, तो आपको आंसर देना है 6, ठीक है। आओ देखो, अब इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें आप देखिएगा, हम लेते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर को। आप फर्स्ट को देखिए। फर्स्ट की प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ पर CH3 ग्रुप ओवरलैप कर रहा है अनदर CH3 ग्रुप को, ठीक है। तो एक्लिप्स तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन एक्लिप्स के केस में भी बेटा जब सेम ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप करने की कोशिश करें तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे फुल्ली एक्लिप्स्ड, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारे पास हो जाएगी वो कहलाएगी फुल्ली एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर कहलाएगी, ठीक है। अब आप देखो और कहाँ कहाँ पर एक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर मिल रही है। आप थर्ड वाले को देखना बेटा, ठीक है, और साथ में आप देखो थर्ड वाले को देखो, यहाँ पर भी एक्लिप्स्ड है। नेक्स्ट बताना, फिफ्थ वाला देखो, यहाँ पर भी एक्लिप्स्ड है। लेकिन क्या यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है थर्ड और फिफ्थ में, क्या सेम ग्रुप को ओवरलैप कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, कोई भी ग्रुप एक दूसरे ग्रुप को ओवरलैप कर रहा है, कोई भी ग्रुप एक दूसरे एटम को, या कोई भी एटम दूसरे एटम को ओवरलैप कर रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल एक्लिप्स्ड फॉर्म बोलेंगे इसे हम लोग। तो थर्ड और अपने पास फिफ्थ, ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये पार्टली एक्लिप्स्ड कहलाएंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे पार्टली एक्लिप्स्ड कहलाएंगे। क्लियर। अब आते हैं बेटा हम लोग, एक तो ये हो गया एक्लिप्स का पूरा कंफर्म हो गया कि फुल्ली एक्लिप्स किसे बोलेंगे, पार्टली एक्लिप्स किसे बोलेंगे। फुल्ली किसे बोलते हैं, जब सेम ग्रुप ओवरलैप्ड बाय अनदर सेम ग्रुप, इसे बोलते हैं। और जब व्हेन वन ग्रुप इज ओवरलैप्ड बाय अनदर ग्रुप, और जरूरी नहीं है उसमें सेम होना, तो उसे हम लोग पार्शली एक्लिप्स बोल देंगे। क्लियर। अब हम आते हैं कि बाकी जो स्ट्रक्चर बची हुई हैं उनके बारे में स्टडी करना, ठीक है। अब आपने पढ़ा था बेटा, जब कभी भी बॉन्ड एक दूसरे से, जब भी ग्रुप और एटम एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं तो इसे हम लोग स्टैगर्ड बोलते हैं। अभी लोग इथेन वाले केस में पढ़ रहे थे ना, ठीक है, तो उसमें स्टैगर्ड बोलते हैं। अब स्टैगर्ड केस में भी 2 केस आता है बेटा, एक तो आता है एंटी स्टैगर्ड। एंटी स्टैगर्ड किसे बोलते हैं, जब सेम ग्रुप और सेम ग्रुप के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो, यानी कि जितना मैक्सिमम रिपल्सन पॉसिबल है वो हो, मैक्सिमम डिस्टेंस जितनी पॉसिबल है वो हो, ठीक है। ऐसी कोई स्ट्रक्चर आपको दिख रही है जहां पर CH3 और CH3 एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं। आप देखो फोर्थ वाली स्ट्रक्चर, CH3 के जस्ट ऑपोजिट में CH3 है, यानी कि यहां पर रिपल्सन सबसे कम होना है,
और जब सबसे कम रिपल्सन होगा तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होने की उम्मीद है। इसे हम लोग नाम देंगे एंटी स्टैगर्ड। ठीक है, तो अपने पास ये जो फोर्थ वाली स्ट्रक्चर है ये कहलाएगी एंटी स्टैगर्ड। क्लियर। अब अपने पास कौन से स्ट्रक्चर बच गई, ये सारा का सारा हो गया। अब आप देखोगे सेकेंड वाला अपने पास है और सिक्स्थ वाला। ठीक है, तो सेकेंड इज इक्वल टू सिक्स्थ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग सिंपली स्टैगर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, या हम लोग इसको गाउच बोल सकते हैं, या हम लोग इसको स्क्यू बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, स्टैगर्ड बोलिए या गाउच बोलिए या स्क्यू बोलिए। क्लियर। तो चलिए, गाउच ज़्यादातर क्वेश्चन आता है तो हम लोग गाउच को आगे कंटिन्यू करेंगे, गाउच के बारे में स्टडी करेंगे। तो हर स्ट्रक्चर के बारे में हमने छोटी छोटी बातें बताई, एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। ठीक है, देखो पहली चीज़ की जब हम C2 और C3 के अलॉन्ग फ्री रोटेशन की बात करेंगे एन-ब्यूटेन के केस में, तो हमारे पास टोटल 6 कन्फर्मर्स ऐसे बनेंगे जिनकी स्टडी हम लोग कर सकते हैं, जिनके स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन 6 स्ट्रक्चर को जब हम लोगों ने कंपेयर किया, या हम उनके नाम पर चलते हैं या स्ट्रक्चर पे बताने चलते हैं कैसी स्ट्रक्चर बनी है, तो हमने देखा कि कहीं पर तो ऐसा हो रहा है कि सेम ग्रुप ओवरलैप अनदर सेम ग्रुप, तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स्ड। और जब कभी भी कोई भी एक ग्रुप किसी भी दूसरे ग्रुप को, जरूरी नहीं उसमें सेम होना, उसको ओवरलैप करे तो उसे हम लोग बोलेंगे पार्शली इक्लिप्स्ड बोलेंगे। ठीक है। स्टैगर्ड क्या होता है, जब दो ग्रुप और एटम के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो तो उसे हम बोलते हैं स्टैगर्ड, जिसमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और ऐसी जितनी भी स्ट्रक्चर है उनको स्टैगर्ड बोलेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, जब सेम ग्रुप दूसरे ग्रुप से एग्जैक्ट जितना भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस हो पाए उतने पर हो, यानी कि एग्जैक्ट ऑपोजिट हो, ठीक है, उसे बोलते हैं एंटी स्टैगर्ड, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी उसी की होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इसमें आप देखो CH3 और CH3 दूसरे के जस्ट ऑपोजिट हैं, और जस्ट ऑपोजिट होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसे हम लोग एंटी स्टैगर्ड बोलेंगे। अब ये CH3 और CH3 के बीच में अगर मैक्सिमम डिस्टेंस है तो इसमें तो रिपल्सन बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा, तो अब रिपल्सन बहुत कम होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हो गई, और उसके बीच में जो भी स्ट्रक्चर मिलेंगे स्टैगर्ड, गाउच या स्क्यू हमने नाम दे दिया इसका। अब बात आती है, सबसे पहले हम लोग नाम रखेंगे यहाँ पर कि इसमें सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है और सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करो आप लोग। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर को आप लोग क्या बोल सकते हो, ये है लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, बोल सकते हो ना भाई, इसको लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। और अगर हम लोग चले यहाँ पर इस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो हम लोग इसे बोल सकते हैं मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अपने पास दो चीज़ें हो गई, लीस्ट स्टेबल और मोस्ट स्टेबल। सपोज दैट बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन केस ऑफ एन-ब्यूटेन मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन टू गेट लीस्ट स्टेबल फॉर्म टू मोस्ट स्टेबल फॉर्म। तो अगर लीस्ट स्टेबल से मोस्ट स्टेबल फॉर्म हमें ड्रॉ करना है तो बताओ हम कितने डिग्री का रोटेशन कराएं। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लीस्ट स्टेबल था, हमने 60 रोटेट कराया तो ये स्ट्रक्चर मिली, ये इसकी स्टेबिलिटी ना तो मोस्ट है ना तो लीस्ट है। फिर हमने 60 रोटेट कराया तो फिर कोई दूसरी स्ट्रक्चर मिली, इसकी भी स्टेबिलिटी ना तो लीस्ट है ना तो मोस्ट है। फिर हमने 60 रोटेट कराया तो हमें ये स्ट्रक्चर मिली जो कि मोस्ट स्टेबल है। तो लीस्ट स्टेबल से मोस्ट स्टेबल पाने के लिए हमें 60 60 60 यानी कि 180 डिग्री रोटेट कराने पर हमें वो स्ट्रक्चर मिल गई। क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है कि अपने पास ये फॉर्म का नाम क्या है, फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो क्वेश्चन ये आता है कि फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म को क्लॉकवाइज हमने 180 डिग्री रोटेट कराया तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगी, कौन सा फॉर्म मिलेगा एन-ब्यूटेन का। तो एक बात याद रखना यार, चाहे क्लॉकवाइज रोटेट कराओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज, कभी भी आप रोटेशन के डायरेक्शन पे फोकस मत करना, आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। क्लियर। आपके पास फुल्ली इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर है, आप इसे क्लॉकवाइज रोटेट कराओ, चलो 180 डिग्री, तो 60 60 60 क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एंटी स्टैगर्ड मिल जाएगा। चलो अपन ऐसा करते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज कराते हैं। एंटी क्लॉकवाइज कराएंगे तो पहली स्ट्रक्चर क्या मिलेगी, 60 पर ये मिलेगी, दूसरे 60 पर ये मिलेगी, और तीसरी 60 पर फिर से क्या मिल जाएगी, यही मिल जाएगी। यानी कि आपको फोकस इस बात पे नहीं करना है कि हम क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहे हैं, हमारा आंसर हमेशा दोनों केस में सेम आएगा। तो ये एग्जाम में अभी भी आपको फोकस नहीं करना, आप बस ये देखो कि कितने डिग्री रोटेट कराना है और अगला फॉर्म क्या बनेगा, सिर्फ उस पर फोकस करना बेटा, है ना। कभी भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के फेर में फंस फंसता क्वेश्चन, ताकि हम लोग आसानी से और जल्दी आंसर दे सकें। क्लियर। अब देखो इसमें बात आती है स्टेबिलिटी की। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लें यहाँ पर। तो जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, अब आप बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबल इसमें कौन सा है, कौन सा है बताओ, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एंटी स्टैगर्ड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हो गया एंटी स्टैगर्ड, सबसे ज़्यादा स्टेबल।
उसके बाद किसकी बारी आएगी बताओ बेटा? अच्छा, इक्लिप्स में रिपल्सन है ना, पार्शियली इक्लिप्स है, फिर भी क्या हुआ, रिपल्सन तो है ना, है ना, तो ये दोनों तो कभी नहीं आ सकते। फिर किसकी बारी आएगी? स्टैगर्ड, गाउच या स्क्यू की। तो उसके बाद आ जाएगा अपने पास कौन? गाउच आ जाएगा, ठीक है, इसकी बारी आ गई। अब उसके बाद किसकी बारी आएगी? अब बताओ, फुल्ली इक्लिप्स ज़्यादा स्टेबल है कि पार्शियली इक्लिप्स, या दूसरा आंसर दो, इन दोनों में मोस्ट अनस्टेबल कौन सा है? फुल्ली इक्लिप्स ना, क्योंकि सेम ग्रुप जब सेम ग्रुप को ओवरलैप करेगा, दोनों की साइज बड़ी बड़ी है, तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा कम हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन? पार्शियली इक्लिप्स ज़्यादा स्टेबल और फुल्ली इक्लिप्स सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अपने पास पार्शियली इक्लिप्स हो जाएगा और फिर फुल्ली इक्लिप्स स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास हो गया, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। कंफर्म? समझ में आ गया? एक बार देख लो पूरा कंप्लीट। कैसे किस फॉर्म को असाइन करेंगे, कैसे हम डिग्री ऑफ रोटेशन के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें कि चलो बताओ कि अपने पास एंटी स्टैगर्ड फॉर्म को 120 डिग्री रोटेट कराने पर क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो अपने पास ये एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है, इसको हम कितना रोटेट करा रहे हैं? 120 डिग्री। तो चाहे क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो, आंसर तो सेम आना है। तो चलो मैंने ऐसे फॉलो कर लिया कि इसको 60 डिग्री कराएंगे तो ये बनेगा, अगर अगेंस्ट 60 डिग्री रोटेट कराएंगे तो ये बनेगा। और इस फॉर्म का नाम क्या है भाई? इस फॉर्म, ये क्या बताओ, क्या फुल्ली इक्लिप्स है? नहीं। क्या इक्लिप्स की स्ट्रक्चर है? नहीं, ना तो फुल्ली होगा ना तो पार्शियली होगा। तो क्या दिख रहा है इसमें बताओ? स्टैगर्ड की कंडीशन है, हाँ। क्या सेम ग्रुप एक दूसरे से एग्जैक्ट ऑपोजिट है? नहीं। यानी कि क्या होगा? एंटी स्टैगर्ड नहीं होगा। तो क्या होगा? सिर्फ स्टैगर्ड, गाउच या स्क्यू बोल दो इसे, ठीक है। तो ये फॉर्म अपन को मिल जाएगा। ऐसे कहीं भी कोई भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि मिनिमम एंगल ऑफ रोटेशन टू गेट मिनिमम लीस्ट स्टेबल फॉर्म टू अनदर लीस्ट स्टेबल फॉर्म, या मोस्ट स्टेबल फॉर्म टू अनदर मोस्ट स्टेबल फॉर्म, या किसी भी फॉर्म को उठा करके बोले कि इतना डिग्री रोटेट कराया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आंसर आएगा? ये सारी चीज़ें अपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब आती है बात बेटा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम लोग इसका जो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ है, स्टेबिलिटी को साथ में रखते हुए, वो अपन कैसे ड्रॉ करना सीखें। पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस ड्यू टू रोटेशन अलोंग C2 C3 एक्सिस। अगर हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना हो ये देखने के लिए कि कौन से स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कितनी है, तो उसको हम इस हिसाब से देख सकते हैं। ये y एक्सिस पे हमने पोटेंशियल एनर्जी ले ली है, तो जैसे जैसे y एक्सिस पे हम आगे बढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का अमाउंट जो होगा वो बढ़ता जाएगा। तो आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि हाईएस्ट या सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है पोटेंशियल एनर्जी का, वो किस फॉर्म के साथ एसोसिएटेड है। अब आप देखो कि आपने जो भी 6 स्ट्रक्चर पॉसिबल पढ़ी थी, उसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी यानी कि सबसे लीस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा था हमारे पास? फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो यानी कि ये वाला जो अपने पास कर्व दिख रहा है, यहाँ पर फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपने देखा था कि उसके बाद किसकी बारी आती थी? फुल्ली इक्लिप्स्ड, तो सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया, ठीक है। उससे थोड़ा बहुत ठीक ठाक स्टेबल कौन हो गया? पार्शियली इक्लिप्स्ड हो गया। उससे भी ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? स्टैगर्ड या गॉस इफेक्ट, या और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा? एंटी स्टैगर्ड, ठीक है। तो आप देखोगे एंटी स्टैगर्ड सबसे बेस पे मिलेगा आपको, है ना। एंटी स्टैगर्ड सबसे बेस पे मिलेगा, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। अब एक बात समझना बेटा, यहाँ पे अपने पास ये गॉस फॉर्म है और ये अपने पास एंटी स्टैगर्ड फॉर्म है। तो आप देख सकते हो कि एंटी स्टैगर्ड गॉस फॉर्म से 0.8 किलो कैलोरी इतने अमाउंट में ज़्यादा स्टेबल है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, कि यानी कि इतनी एनर्जी ये रिलीज करके तब जाके एंटी स्टैगर्ड बना होगा। इस वजह से ये गॉस फॉर्म से भी ज़्यादा स्टेबल है। तो इस तरह से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो एन ब्यूटेन। तो अब अगला अपना पॉइंट है गॉस इफेक्ट, ठीक है। अब देखो इसमें बेटा क्या है, जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है ना, और ये अपने पास हो गया CH2CH2OH, और इस CH2 से कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी ऐसा ग्रुप ले लीजिए, जैसे फ्लोरीन हो गया, OH हो गया, NH2 से NO2 COOH CN, और भी ऐसे कोई ग्रुप हो सकते हैं। कौन से ग्रुप हो सकते हैं? जहां पर ये पॉसिबिलिटी हो कि यहाँ पर जो भी एटम्स आ रहे हैं वो इस हाइड्रोजन के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर पाएँ। अब आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब पॉसिबल हो पाती है? जब हाइड्रोजन किसी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग करने की कोशिश करता है, तो उस पर एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो होता है, किसी भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की प्रेजेंस में एक बॉन्डिंग शो करता है, जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। क्लियर? आपने पढ़ा होगा वाटर के केस में, अमोनिया के केस में, और साथ में आपने देखा होगा बहुत और सारे एग्जाम्पल्स देखे होंगे जहाँ पर इसका फॉर्मेशन हुआ होगा। क्लियर?
अब देखो बेटा, हमारे पास है एग्जाम्पल 2-फ्लोरो-इथेनॉल। मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है यहाँ पे। ये 2-फ्लोरो-इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया है ना, इथेनॉल ही तो डेरिवेटिव है, ये इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया CH3CH2OH। एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करके मैंने एक फ्लोरीन ऐड कर दिया, तो 2-फ्लोरो-इथेनॉल का फॉर्मूला हो गया। मैंने इसकी स्ट्रक्चर्स बनाई। पहली स्ट्रक्चर ये हो गई जहाँ पर फ्लोरीन इज ओवरलैप टू OH ग्रुप, है ना, या OH ग्रुप इज ओवरलैप बाई फ्लोरीन एटम। तो यानी कि ओवरलैपिंग हो रहा है तो एक्लिप्स फॉर्म बनेगा। दूसरा हो गया कि चलो 60 डिग्री से रोटेट करा दिया मैंने बैक कार्बन को या रेयर कार्बन को, तो कुछ ये वाली स्ट्रक्चर मिल गई। और थर्ड ये हो गया कि फ्लोरीन और OH एक दूसरे से एग्जैक्ट ऑपोजिटली जितना भी पॉसिबल हो पाए वहाँ पर हैं। तो 3 स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बना दी हैं। अब आप देखो बेटा, यहाँ पे जो अपने पास सेकेंड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन है, आप देखो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला जो हाइड्रोजन है, अगर कहीं पर इसे आसपास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन मिल गया, तो इसके साथ एक बॉन्डिंग कर लेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चूंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मॉलिक्यूल में ही हो रही है, तो इसे हम लोग बोल देंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग चिलेशन भी बोलते हैं, और ड्यू टू चिलेशन इन एनी कंपाउंड द स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड इंक्रीजेज। तो इस वजह से इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और इसी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से जो अपना गॉस फॉर्म होता है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। होनी किसकी चाहिए थी, स्टैगर्ड की होनी चाहिए थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये हो जाती है। अब कुछ बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर यहाँ पर तो ये बॉन्डिंग और ज़्यादा पॉसिबल हो सकती है, तो इसकी बात आपने क्यों नहीं करी। देखो बेटा, यहाँ पर बॉन्डिंग तो पॉसिबल होगी, सही बात है, यहाँ पर भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, लेकिन यहाँ पर रिपल्सन भी तो बहुत ज़्यादा होगा, वंडरवाल रिपल्सन भी तो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, फ्लोरीन और OH के जो भी ग्रुप हैं, इन ग्रुप से ज़्यादा रिपल्सन होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर रिपल्सन कहीं ना कहीं जाके इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अपने पास जो ओवरऑल ऑर्डर आएगा वो गॉस, स्टैगर्ड और फिर एक्लिप्स आ जाएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे अपने पास मान लीजिए कि CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH, क्या है ये है इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल का यूज हम लोग करते हैं एंटी फ्रीज एजेंट के फॉर्म में, है ना, तो इसका इस्तेमाल हो जाता है एंटी फ्रीज एजेंट के फॉर्म में। यहाँ पर भी आप देखोगे तो अगर स्ट्रक्चर बनानी हो आपको, कोई भी, इसको आप फ्रंट कार्बन मान लो, इसको बैक कार्बन मान लो, सेम टू सेम यहाँ पर भी ऑर्डर आ जाएगा। फ्रंट कार्बन आप देखो, सपोज दैट मैंने इसको फ्रंट कार्बन मान लिया, तो इस कार्बन से क्या क्या अटैच्ड है, 2 तो हाइड्रोजन है और एक OH ग्रुप है, तो OH ग्रुप मैंने ऊपर लिख लिया और हाइड्रोजन दोनों साइड में लिख दिया। ठीक है, ये अपने पास बैक कार्बन हो गया। तो बैक कार्बन को मैंने यहाँ पर रेड से बना दिया, और इस बैक कार्बन से क्या क्या एसोसिएटेड है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और एक OH ग्रुप। तो चलिए OH ग्रुप को मैंने यहाँ पर बना दिया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पर बना दिया। कौन सा फॉर्म हो जाएगा ये एक्लिप्स फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को ओवरलैप कर रहा है, कवर करने की कोशिश कर रहा है। तो इस कवरिंग की वजह से, इस ओवरलैपिंग की वजह से इस ग्रुप में और इस ग्रुप के बीच में रिपल्सन बढ़ जाएगा, और रिपल्सन बढ़ने की वजह से ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं हो पाएगी, है ना। तो एक फॉर्म तो ये हो गया इसका। दूसरा फॉर्म अपन इसका बना सकते हैं, सपोज दैट हमारे पास ऐसी कंडीशन है, फ्रंट कार्बन को अपन को टच नहीं करना है, जैसा मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, और अपन को सिर्फ बैक कार्बन को घुमाना है। तो ये जो रेड से मैंने बनाया उसको 60 डिग्री रोटेट करा दिया, तो ये OH ग्रुप कहाँ जाएगा, इन दोनों के बीच में यहाँ आ जाएगा। तो ये OH ग्रुप आ गया, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब आप देखो कि ये जो OH ग्रुप का हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और ये जो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में एक इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिर से चिलेशन बोलेंगे। और इस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगेन ये कौन सा फॉर्म है, गॉस फॉर्म है, और इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं अपने पास, जहां पर स्टेबिलिटी ऑफ गॉस फॉर्म ज़्यादा हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये अपना हो गया गॉस इफेक्ट। जेईई के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आ चुके हैं। तो अब इतने ही रखते हैं, अब अगले वीडियो हम लोग बढ़ेंगे कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन, और साथ में बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम लोग करेंगे और बेयर स्ट्रेन थियरी के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों, थैंक यू।